सिविल कोर्ट और आप वहाँ पे बहुत डिफरेंट क्यों देखते हैं? आप बताएंगे? High Court is more sophisticated, I believe. It's because it's just more regulated, more disciplined, I think. I don't know, I'm not sure. Anyone else? I think on talking on ethical grounds, in the High Court, legal ethics are followed more than in the district courts, I guess. Anyone else? In civil courts, there is more access to the common people. They are coming in more in number, and in the High Court, the cases are in small in number, so the environment is much sophisticated. So the nature of pleading की position और seriousness बढ़ जाती है. Principles और question of law ज़्यादातर जो है ना high court में discuss होते हैं. नीचे भी होती है मगर वहाँ effective controversy ज़्यादा होती है. तो decorum maintain करने के लिए ये चीज़ें क्योंकि seriousness ज़्यादा है question of law principle discuss होते हैं high court suit करने. I do understand so. बड़े बुजुर्ग हमारे रिटायर्ड जज साहब थे, बड़े कमाल के नवाज चौहान साहब, वो अक्सर कहा करते थे कि दो तरह के वकील होते हैं. एक वो वकील होते हैं जो सिविल कोर्ट्स की वकालत करते हैं और एक वो होते हैं जो हाई कोर्ट्स की वकालत करते हैं. एंड इन हिज ओन वर्ड्स, quoting him verbatim, he believed that those lawyers who used to practice in the high courts and the supreme courts more often than the civil courts are actually films देखते हैं ना सारे. So you know how a film is made. जब मूवी बनती है तो उसमें एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, कास्ट क्रू मेंबर्स होते हैं. सो पर्सनस हार्ट एंड सोल गोज इनटू द पिक्चर. वो उस एक आदमी की स्टोरी लाइन है, उसने अपनी बिल्ड करनी है पिक्चर, कैसे बनाएगा, क्या उसका ड्रीम है, व्हाट इज हिज पैशन, और वो उसको एक तरीके से लेके चलेगा. एंड देन यू विल हैव अ लॉट ऑफ अदर्स हु विल कम इनटू द सिनेमा हॉल, हु विल वॉच द मूवी एंड विल से अच्छा ये चीज़ ठीक नहीं बनी, ये बेहतर हो सकता था. Lawyers of the High Court and the Supreme Court are not really different from that. It is the lawyer of a civil court that builds a case. क्या प्लीड करना है, क्या आर्ग्यू करना है, किस आर्ग्यूमेंट को लेकर चलना है. बतौर हाई कोर्ट के वकील या सुप्रीम कोर्ट के वकील मैं कहूँगा अच्छा जी ये चीज़ जो जज साहब ने लिखी ना इस पर्टिकुलर फाइंडिंग के अंदर शायद ये गालिबन दुरुस्त नहीं है. But that does not mean in any manner whatsoever that the learned civil courts and the courts that which you will be practicing in inshallah very soon are any less efficient. Section 9 देखें CPC का सपना. What does it say? All civil All civil suits must? instituted in civil courts. Why do you think it is that? क्यों कहते हैं कि सिविल कोर्ट में जाइए, क्यों नहीं कहते कि हाई कोर्ट जाए, वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है. कोर्ट केस हमेशा लोवेस्ट कोर्ट से लेना है. सेक्शन 15 सर लोएस्ट कोर्ट में केस फाइल करेंगे. सेक्शन 15 सीरियस है तो ज़्यादा हाई कोर्ट में नहीं सेक्शन डायरेक्टली वहीं चले जाए, संजीदगी से काम करें, क्या जरूरत है मजाक के लिए. सीपीसी की सेक्शन 15 के तहत सिविल सूट लोएस्ट कोर्ट में दायर करेंगे. इससे कोई वजह होगी ना. हम जब भी शुरू करते हैं तो हम इंतहा पे तो नहीं जाते हैं ना, इब्तिदा से स्टार्ट करते हैं. तो आप पहली सीढ़ी पे कदम रखेंगे या आखिरी सीढ़ी पे? पहले पे. सर ये jurisdiction जो होती है ना हाई कोर्ट में क्या है कि नीचे jurisdiction है, सपोज करें एक सेक्टर है उसकी jurisdiction एक मजिस्ट्रेट या सिविल जज को दी गई. अब हाई कोर्ट jurisdiction इस तरह डिवाइडेड नहीं है कि बाबर सरकार को दी है या किसी को. अब एक बंदा है वहाँ से एक सेक्टर का है, सपोज करें आप ईस्ट वेस्ट ले लें तो वो रेलेवेंट कोर्ट में जाएगा, उसकी सिविल कोर्ट की इस तरह नहीं अभी जुरिडिक्शन टेरिटोरियल की बात नहीं कर रहे. मैं सिर्फ आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए जैसे आपने व्यूज़ लिए ना, शायद आप लोगों से ज़्यादा आपके जो लिटिगेंट्स हैं उनका ये व्यू होगा. बट ये व्यू हम लोगों ने नर्चर भी किए हैं और हम लोगों ने आगे बढ़ाए भी हैं कि हाई कोर्ट बहुत सोफिस्टिकेटेड है. वजह है कि हाई कोर्ट का हमें डर है. हमें पता है कि यहाँ मस्ती हुई तो सीधा का सीधा लाइसेंस भी कैंसिल होगा, क्लाइंट भी हाथ से जाएगा, स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं. सिविल कोर्ट में क्या फ़र्क पड़ता है? दो तरह के अस्पताल हैं. एक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, यू मेस अप ओवर देयर दे विल सी यू गुड. द क्लाइंट हु इज कमिंग इन उसके पैसे भी ज़्यादा हैं, उसके रिसोर्सेज भी ज़्यादा हैं, उसके ताल्लुकात भी ज़्यादा हैं, वो डॉक्टर साहब को भी जानता होगा. जो गरीब पिंड दादा खान के किसी सरकारी अस्पताल में जा रहा है वो मरीज ये क्या फ़र्क पड़ता है? अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपने अंदर भी इन इनोवेशन को पाल के रखा हुआ है. जैसे आप सबने फरमाया, मैं आई डू नॉट डिसएग्री विद एनी ऑफ व्हाट यू सेड. It is correct that from a clean the usage or from the first view that you take of the matter, आपको लगता है कि हाई कोर्ट में बड़ी सोफिस्टिकेटेड अदालत है. आपको लगता है कि जो हाई कोर्ट में तो बड़े अच्छे तरीके से ऐसे तरीके से काम हो रहा है, लीगल एथिक्स आर बीइंग फॉलोड मच मोर, द लॉयर्स आर मच मोर in their way as they should be.
जैसे आपने फरमाया, प्रॉब्लम ये है, देखें डिफिकल्टी इज क्योंकि आप लोग सिविल कोड को सीरियसली नहीं ले रहे, आप लोग अपने क्लाइंट्स को नहीं बता रहे हैं कि सिविल कोड कितनी ज़रूरी अदालत है, क्योंकि आप लोगों ने सिविल कोड्स को ऑपरेशन थिएटर में कन्वर्ट कर दिया। आपने गिनी पिग्स बनाया था उनको, एक्सपेरिमेंट करते हैं, चल गया तो चल गया, नहीं तो हाईकोर्ट कोई ना कोई तो ठीक कर ही देगा। ये अर्ज कर रहा हूँ कि व्हेन यू गो एंड एंटर इनटू दिस प्रोफेशन, इस माइंडसेट के साथ प्लीज मत जाइए। जो आपके सिविल कोड्स हैं वो आपकी पहली अदालत है। इट इज़ द सिविल कोड दैट मेक्स इट और ब्रेक्स इट। कल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब आप खड़े होकर किसी केस में बहस करेंगे तो कहेंगे ये नुक्ता, ये पॉइंट ऑफ लॉ, ये प्लीडिंग, डिड यू टेक दैट बिफोर द सिविल कोर्ट, और जो आपका जवाब नफी में होगा तो दे विल से थैंक यू, दिस इज डिसमिस्ड फॉर दिस वेरी रीजन। So unless and until you get it in your hearts that you have to respect the civil courts and the judiciary, you will never be able to earn the same respect. मैं दरवाजे से दाखिल हुआ, मैं तू तोड़ा शुरू कर दूँ तो आप लोग मेरी बात सुनेंगे? म्यूचुअल है ना, मैं इज्जत से बात करूँगा, एहतराम से बात करूँगा तो आप लोग भी मुझे एहतराम और इज्जत से बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इन द फ्यू पास्ट ईयर्स हम लोग अपने पेशे से मुंसलिक जो आदात हैं उनको छोड़ के बहुत और चीज़ों की तरफ निकल गए। हमें अच्छा लगता है कि कोई के काले कोट में आ रहे हैं, वकील साहब आ रहे हैं, पीछे हट जाएं, वकील साहब आए हैं कि बदमाशी कर रहे हैं, वकील साहब आए हैं लोगों के साथ फड़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन हाउ डिमीनिंग दिस इज फॉर द पर्सन ऑफ योर प्रोफेशन? एक शख्स जिसने काला कोट पहना हो, एक वकील के लिए मैं जनरली आई जस्ट रन थ्रू द रूम, मुझे पता है सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है एक वकील में जो डिफरेंशिएट करती है बिटवीन अ लॉयर एंड डॉक्टर और एन इंजीनियर और एनी अदर प्रोफेशनल फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट। आप लोगों के अपनी आइडिया में इन वन वर्ड इफ यू हैव टू से इट, वो क्या चीज़ है जो आपको बाइफरकेट करती है, वेज क्रिएट करती है बिटवीन व्हाट यू आर एंड व्हाट अदर्स आर? Your good etiquettes. Your good etiquettes. Etiquette. So how we carry ourselves. How you carry yourselves. Anyone else? Knowledge. Sorry? Sir, knowledge. Knowledge. Stand for justice. The stand for justice. Are you really standing for justice though? Let's assume इसी बात को, I'll just come back to this. इसी आप वाली बात को लेते हैं। मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने कही स्टे चाहिए 10 साल चलाना है, मुझे क्या लगे जस्टिस है? मेरा तो काम है कि मेरी फीस भी नहीं है, मैंने 10 साल केस चलाना है, जस्टिस उसको चाहिए जिसके खिलाफ स्टे लिए। वो वकील साहब तो लड़ नहीं जस्टिस के लिए, मैं तो क्लाइंट की फीस के लिए लड़ रहा हूँ। I think it's unethical. It's unethical. And why do you say that? Because law में ये कहता है कि हम justice provide करें लोगों को। Sir, this is a very big misconception that lawyers stand for justice. We stand for law because we go to the courts of law. We don't go to the courts of justice. Unfortunately, I'll have to agree with it. The difficulty is कि काजी भाई से आपके पास एक केस है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस बुजुर्ग साहिल थे, उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा सा हो गया था, तो मैं दाता था, तो उसने कहा जी आपको क्या चाहिए बुजुर्ग? उन्होंने कहा जी मुझे इंसाफ चाहिए। उन्होंने कहा वो तो आपको क़यामत के रोज़ मिलेगा, यहाँ आपको पैसा मिल सकता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखें, and पता नहीं, I personally have this connotation to my own self. You can live by your own things, and you will learn them, and you will experience them, and then you will decipher for your own self. मेरा अपनी बाकी ओपिनियन है with respect to the court specifically. The judges are answerable to the Almighty. वो डेलीगेटेड चेयर पे बैठे हुए हैं। आज मैं कहूँगा कि मेरी पैर में दर्द हो रही है जी, आप आके माइक संभाल लेंगे, तो आई एम डेलीगेटिंग माई अथॉरिटी टू अनदर इंडिविजुअल। करेक्ट? सिमिलरली हमारे रिलीजन के हिसाब से या इवन अदरवाइज अगर देखा जाए तो जस्टिस इज नॉट समथिंग विच कैन बी गिवन बाय पीपल, इट इज समथिंग विच हैज टू इम्पार्ट फ्रॉम द ऑलमाइटी, एंड दैट पावर स्टैंड्स डेलीगेटेड to a bench of 9 judges or 60 judges as they are in the Lahore High Court or the civil judiciaries. तो जो शख्स इस कुर्सी पे बैठा है ना, वो डेलीगेटेड काम कर रहा है। जब वो ये डेलीगेटेड ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन वही है। आपका काम जस्टिस देना नहीं है, उसका काम जस्टिस देना है। आपने अपने क्लाइंट के साथ सिंसियरिटी के साथ चलना है, आपने अपने क्लाइंट को सही हक़ाइक़ बताने हैं, आपने अपने क्लाइंट को मिसगाइड नहीं करना, आपने अपने क्लाइंट से झूठ नहीं बोलना, वादे बबायद नहीं करना है। योर जॉब इज नॉट टू प्रोवाइड जस्टिस, यू आर लॉयर, यू आर टू प्लीड आउट द केस ऑफ योर पार्टी। इफ अ पार्टी कम्स टू यू विद अ ब्रीफ, यू लुक एट द ब्रीफ, यू लुक एट द लॉ एंड यू टेल देम कि जी मेरी नज़र में आपके केस में ये मेरिट्स हैं और ये डीमेरिट्स हैं। आप वहाँ बैठ के फैसला नहीं करेंगे उसका, बिकॉज दैट इज नॉट योर जॉब। इंशाल्लाह वन डे व्हेन ऑल ऑफ यू आर जजेस, फिर आप जरूर करिएगा, पर आज नहीं। आज आपने सिर्फ उसका ब्रीफ आर्ग्यू करना है, गलत बयानी करके नहीं करना।
Judges are always answerable to the Almighty and you are answerable to your clients. आपका काम उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपका क्लाइंट आकर आपके वकालतनामे पे दस्तखत करेगा और उस दिन आपका वक्त खत्म हो जाएगा. Then you are no longer concerned with his brief or his case when the judge tells you, thank you very much, I have heard your submissions. Now wait for the orders. Now the ball is in his court or her court as it is. आपका काम खत्म है वहाँ से. ये जो हम लोगों ने एक गुबार पाल ली है ना अपने ऊपर कि जी हम वकील हैं तो हम बस इंसाफ दिला के निकलेंगे. आप अपना केस लड़ लें बस और इंसाफ के साथ लड़ लें. एथिक्स कोई हर सोसाइटी में ना एथिक्स इज ऑलवेज एवॉल्विंग प्रोसेस. समथिंग मे बी एथिकल फॉर यू, इट मे नॉट बी एथिकल फॉर मी. ठीक है, बट देन देयर आर सर्टेन गोल्डन प्रिंसिपल्स दैट वी ऑल लिव बाय. वो क्या है? आप इज्जत से बात करें, आप झूठ नहीं बोलें. ठीक है, अगर मेरे पास एक क्लाइंट आता है मुझे कहता है जी मेरे केस है, मुझे स्टे चाहिए, मुझे पता है बनता नहीं है, मैं से कहूँ जी थोड़े केस हो जाएगा, आप बेफिक्र रहे, 10 लाख रुपये रखते हैं, जज से बात नहीं कर लूँगा. अब मैं जज को जानता भी नहीं, शायद उसको नहीं पता ये बात. हो सकता है कि मैं केस लेके जाऊँ, जज साहब शायद मेरी शक्ल पे दर्ज खा के मुझे स्टे देते हैं. बट द वर्ड दैट गोज आउट इन द मार्केट और द रियल वर्ड इज दैट द जज वाज सोल्ड. उस जज के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मेरा बाहर नाम बेचा जा रहा है. ये काम मैं और आप करते हैं. ये एथिक नहीं है, ये आपका काम नहीं है. When we speak about ethics, it is that we will not sell ourselves to someone. देखिए आप लोग वकील हैं, act like a lawyer. Do not beg before a client. एक क्लाइंट आपके कमरे में आएगा, आपको ढूंढते हुए आएगा. If he has to choose a lawyer, he has to choose a lawyer from the open market. That is the distinction between you and any other profession. आपके अंदर एक ability है to reason. You speak with logic. Unfortunately, in recent times, we have stopped speaking with our tongues and we have started speaking with our hands. जो एक चीज़ शायद किसी वकील की सबसे बड़ी ममानियत थी, हमने उसी चीज़ को अपना लिया. क्या वो लड़ाई कर लेते हैं, हमें बात नहीं करनी आती, हमें बात सुननी नहीं आती. हालांकि एज ए लॉयर और बड़े अच्छे बुजुर्ग वकील थे, उनसे बात करा, पूछ रहा था, हाईकोर्ट के बाहर खड़ा हुआ. मैं जैसे उनकी तकरीबन 48 डेज़ की प्रैक्टिस है माशा. मैं किसी कैसा आप प्रोसेस है, तुमने कहा 48 डेज़ की प्रैक्टिस है, 38 डेज़ मैंने इंतजार किया. मैं से कैसे कहा, उन्होंने कहा कभी क्लाइंट का, कभी जज साहब का, कभी ब्रीफ का और कभी घर वालों का. तो आपका काम जो है ना वो आपको देखिए रियलाइज वन थिंग, इफ यू लुक फॉर शॉर्टकट्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ शॉर्टकट्स अवेलेबल टू यू. यू वॉक आउट दैट डोर, देयर विल बी 100 पीपल हु विल बी विलिंग टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स. सवाल ये पैदा होगा कि आप लोगों ने अपने आप को रोकना है स्टेज के ऊपर या नहीं रोकना. इफ यू फॉल फॉर दैट देयर विल बी 2 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड हु विल बी रेडी टू बाय यू आउट. पर एक बात याद रखिएगा हमेशा, इंसान की जो इज्जत होती है ना उसकी इज्जत नफ्स में होती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में होती है. इफ़ यू सेल दैट आउट फॉर अ क्लाइंट, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पास अभी क्लाइंट आए बहुत बड़ी कंपनी के लोग, तो मैं पूछती जी सर प्लीज़ छोड़े, पहाड़ में क्या बाकी दुनिया का काम, एक गरीब आदमी बैठा हुआ फैमिली केस लेके आग लगे इसको, आपका काम बड़ा ज़रूरी है. यू आर अ प्रायोरिटी, नोबडी इज़ योर प्रायोरिटी. व्हेन यू हैव टेकन द ब्रीफ, दैट पर्सन इज़ योर प्रायोरिटी, दैट ब्रीफ इज़ योर प्रायोरिटी. ये जो पैसे और ये जो चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी हैं, you cannot survive without them, but then that does not have to be a basis of why you entered into this profession. आप एक ब्रीफ लेंगे, आप उस ब्रीफ को ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे करेंगे जैसे हर ब्रीफ ऐसा ही इंपॉर्टेंट है. आप ये नहीं डिस्टिंक्शन ड्रॉ कर सकते कि जी इमरान खान साहब का ब्रीफ है तो बहुत ज़रूरी है और किसी गरीब आदमी का तो मर जाए, मुझे क्या कर लेगा मेरा. आपको पता है कि अगर बड़े आदमी का केस में अच्छा ना किया तो मुझे दोबारा केस नहीं मिलेगा. आई विल लूज मॉनेटरी टर्म्स में, आई लूज माई रिप्यूट. गरीब आदमी क्या कह देगा, वो जरा शायद ये कह जाए वकील साहब तो बड़ी मेहनत की थी, जैसा वो समझ नहीं है. बट प्रॉब्लम ये है कि अनलेस एंड अनटिल यू डेवलप योर स्किल्स ऑफ सच एन नेचर एंड यू स्टैंड आउट, आप लोग जब तक अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे आपकी इज्जत कोई भी नहीं करेगा. द बिगेस्ट डिफिकल्टी आई हैव इज विद पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन फॉर अदर पीपल. यू लॉयर्स फॉर गॉड टाइम, आप वकील हैं यार, आप इमेजिन कर सकते हैं द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू आर वेयरिंग ऑन योर शोल्डर्स. आपकी कितनी इज्जत है माशरे में, आप अपनी इज्जत दिन ब दिन ईंट बाय ईंट वक्फा बाय वक्फा गिराई जा रहे हैं. मीडिया में आप पोर्ट्रे हो रहे हैं वकला गर्दी. कभी कोई सोचता था कि वकीलों के साथ ये टर्म एट्रीब्यूट भी की जाएगी कि वकला गर्दी, व्हाट हैज बीन टाउटेड एज हुलिगन्स. अब वो क्यों है? क्योंकि हमने मौका दिया ना लोगों को. हमने गए तो हमने एसएचओ को थप्पड़ लगा दिया, हम गए हमने प्रॉपर्टी डीलर्स को उठा लिया, हमने खुद ख़राब किया अपने आप को, किसी ने तो नहीं आके ख़राब किया.
And that is the reason, and that is primarily one of the most important reasons why you people who are stepping into this profession, you've got to realize where are you going to draw that red line. आप किस हद तक जाएंगे? कल क्लाइंट कहेगा कि मुझे कब्जा करा के दिए तो आप कहेंगे ठीक है जी बस कब्जा करते हैं, पैसे मिल रहे हैं, आए 4-5 दोस्त बैठे होते हैं कब्जा करा लेते हैं, मना तो कोई नहीं करेगा, शायद CFR में नाम भी आ जाए। बट आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप इस प्रोफेशन में जब आए हैं जहाँ दुनिया के प्रोफेशंस के अंदर वकालत के प्रोफेशन को देखा जाता है, these are people who speak with reason, these are people who speak with logic. सर डोंट यू थिंक कि हम लोग ऐसी अनडिसिप्लिन सोसाइटी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन सच एन अनडिसिप्लिन सोसाइटी, कि उसका जो स्पिल ओवर इम्पैक्ट है दैट इज़ कमिंग ऑन अस, एंड व्हेन वी गो इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ और या लोअर कोर्ट है, वेदर इट इज़ अ हाई कोर्ट, तो दैट इम्पैक्ट कम्स ऑन अस एज वेल. जजेस they are coming from the same society as well, they do not bother कि यार एक कोर्ट में लॉ में क्या एक डिसिप्लिन हो रहा है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं बाहर हैं, ठीक है. तो ये तो कोर्ट्स में सर आई हैव बीन टू ब्रॉड, मतलब वहाँ पे तो इस ऐसी चीज़ें नहीं होती. यू कॉन्ट इवन थिंक कि वहाँ पे एक बैरिस्टर या लॉयर ही इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, तो उसकी एक अपनी प्रेस्टीज है. वी हैव लॉस्ट दैट प्रेस्टीज, इवन जजेस हैव लॉस्ट दैट प्रेस्टीज. So as a social degradation is more important than laws and all, because we are abundant in laws. हमारे तो ओवरलॉर्ड हो गए हम, हमारी जो कंट्रीज हैं, कंट्री जो कॉन्स्टिट्यूशन है ओवरलॉर्ड है, हर चीज़ का आइन बना हुआ है, सब कुछ है. बट जो सोशल डिग्रेडेशन है दैट इज़ हंटिंग अस, हर्टिंग अस द मोर देन देन अदर थिंग. डोंट यू थिंक दैट? I slightly disagree. Maybe आप जिस एंगल से कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मेरा एक अपना मौका है, and I can be completely wrong subject to correction. देखिए, there's a distinction between you who is sitting here today holding an LLB honors degree and a person who is walking on the road. आप दोनों में फ़र्क ये है कि आप पढ़ लिख गए, आप कानून समझते हैं, आप कानून जानते हैं. सोशल डिग्रेडेशन होती ही वहाँ पे है जहाँ तालीम बैक सीट ले लेती है, जहाँ तहजीब और सकाफत बैक सीट ले लेती है. हमारा मसला ये डेवलप होता जा रहा है कि हम दूसरे की बात सुनने के आदी नहीं है. मैंने कहा है, तुमने कहा है, तुम गलत कह रहे हो, बस हम सुनने के लिए नहीं सुनते, हम खाना पूरी के लिए सुनते हैं. देखिए, आप अगर एज ए लॉयर ये बात करेंगे कि सोशल डिग्रेडेशन इज हैविंग द स्पिल ओवर इफेक्ट, तो व्हाई इज इट नॉट वाइस वर्सा? व्हाई इज योर एजुकेशन नॉट हैविंग द स्पिल ओवर इफेक्ट इनटू द सोसाइटी? लोग ये क्यों नहीं कहते जी वकील साहब जा रहे हैं, इनको देखो ऐसे बनो? वो क्यों नहीं कहता अपने बच्चे को कि देखिए वकील है, कितना मोहतरम आदमी है, कितने अच्छे प्रोफेशन का है, कितना तहजीब से मतलब से बात करता है, कैसी लॉजिक की बात करता है, बड़े हो कैसे बनना? आपकी हरकतें ऐसी हैं. कौन बाप अपनी बेटी है, कौन माँ अपनी बेटी को कहेगी कि भाई जाओ वकील बनो? क्योंकि आप लोगों ने मीडिया में दिखाया है ना लड़ाई झगड़े में. तो सोशल डिग्रेडेशन का स्पिल ओवर इफेक्ट तो अदरवाइज हो रहा है अनफॉर्चुनेटली. आप वकालत की डिग्रियाँ लेके ही उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, आप रिश्वतें ले रहे हैं, आप नाम बेच रहे हैं, आप क्लाइंट्स के लिए हर हद तक जाने को तैयार, आप ज़मीन पे लेट जाते हैं. तो इसमें नाम कौन ख़राब कर रहा है? देखिए, you are entering into this profession, it's a long profession. You know, one of the best parts about this profession, which I've always admired and loved, is कि इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है. You can practice till you are 90 or you can leave at 19. The best part I have right now is that I do not have to ask anyone's permission before coming here. मुझे ये नहीं कहना था चलो मुझे ज़्यादा है, मैं आधे घंटे की ब्रेक ले लूँ. I just picked up the phone and I said मैं आता हूँ आधे घंटे बाद. ठीक है, because that is the freedom that I have, that is the discretion I have. I can choose at any particular point in time where I want to be. हम लोग unfortunately इसको ले ऐसे लेते हैं कि बस हमें इतनी आज़ादी मिल गई है कि हम क्लाइंट से बेदार हो गए हैं. See, if I have made a commitment with the client, I have to fulfill that commitment. ठीक है, वो मेरा बॉस नहीं है, but I owe a fiduciary duty. Fiduciary duty क्या होती है? What is a fiduciary duty? To act in the interest of the person responsible. Exactly. So a father has a fiduciary duty towards his son, a mother towards her daughter or son. Similarly, कंपनी का डायरेक्टर है तो उसकी fiduciary duty towards the company. ट्रस्टी है तो उसकी ड्यूटी है towards the trust. वकीलों की क्या fiduciary duty है? To act in the interest of the client. To act in the interest of the client. Because आपको वो engage कर रहा है. You will not be seen in the court if not for that client. कल अगर आप अदालत जाएंगे ब्रीफलेस होकर तो कौन पूछेगा आपको? वकील की इज्जत, वकील का वकार, वकील का एहतराम तभी है ना जब वो अदालत में खड़े बहस करे. वो गली में खड़े होकर बहस करेगा तो किसी को समझ तो कुछ नहीं आएगा. वो यही कहेंगे कि जैसे 4 लोग चीखें मारते हैं ये भी मार रहे हैं. आपका तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि यू आर ब्रिज बिटवीन अ जज एंड अ लेमैन.
जिस शख्स को नहीं पता कानून का, आप उसके बीच में और जज के बीच में एक कम्युनिकेशन ब्रिज है। आप वो कम्युनिकेशन ब्रिज के खिलाफ बैठे हैं। अब आप भी वैसी गुफ्तगू करते हैं जैसे वो करते हैं। हम हाई कोर्ट में खड़े होकर देखते हैं, हम नॉर्मल पार्लमेंट में जो गुफ्तगू नहीं करना पसंद करेंगे शायद गली मोहल्लों में, वो हम अदालतों में कर देते हैं कि सर देखिए ना मुंह उठा के आ गए, ये कोई बातें करने वाली। आप अदालत के अंदर हैं, बोल के दिखाइए बात। अकबर आबादी थे ना कोर्ट, तो वंस ही वेंट टू कोर्ट, तो अदालत में जा रहे थे, तो पेश हुए, तो बात चल रही, तो उनको गुस्सा आया किसी बात पे, तो उन्होंने कहा कौन सारा ये गुफ्तगू करता है। तो कुछ लोग खड़े, मैंने कहा जी कंटेंट ऑफ कोर्ट तो अदालत में गए, उन्होंने तो बदतमीजी की अदालत के साथ। उन्होंने जैसा ने कहा ही नहीं, वैसा क्या फरमाया आपने? तो कैसे मैं तो कह रहा हूँ कौन सा लॉ ये कह रहा है, ठीक है। इट्स जस्ट द वे यू पुट योर वर्ड्स, हाउ यू फ्रेम एन आर्गुमेंट। दो बातें कही जा सकती हैं एक ही तरीके से। बिलफर्ज आप एक जज साहब के सामने बहस कर रहे हैं, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल, अब आपको लगता है कि आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पा रहे, या वो आपकी बात ग्रास्प नहीं कर पा रहे, या व्हाटएवर लीगल आर्गुमेंट यू ट्राइंग टू मेक द जज इज नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड इट, हाउ वुड यू से इट? दो तरीके हैं ना कहने के। एक तरीका कहने का ये, आपको बात ही नहीं समझ आती, हाउ डू यू थिंक दैट विल मेक हिम फील और हर फील द जज। एक ये बात कहने का तरीका है, माजरत के साथ मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा, मैं दोबारा कोशिश करूँगा, दैट विल गेट द जजेस अटेंशन एज वेल। देखिए अच्छा है, मैं शायद सुन नहीं रहा था इस तरीके से, एंड ही इज टेकन इट अपॉन हिमसेल्फ। हमारा मसला ये कहते हैं क्यों इतनी हमारे खुद को आता है, तुम कौन होते हो? ऐसा हो सकता है कि मैं ना बात समझा पा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रही। तो बात करने के 100 तरीके हैं, आपने चूज करना है अपनी बात किस लहजे में करनी है। आपने आस्तीन में चढ़ा के बात करनी है या अपने एहतराम के साथ बात करनी है। जिन्हें लाइफ में देखें, व्हेनेवर यू वांट समथिंग, जब कोई चीज़ मांगनी होती है, कोई चीज़ चाहिए होती है, कैसे मांगते हैं? जब किसी अथॉरिटी के पास आप जाते हैं, वेलफेयर, बादशाह, वजीर आज़म, वजीर, कोई भी आदमी, जब आपको कोई चीज़ चाहिए, काम चाहिए, फर्स्ट करिए लाइसेंस चाहिए आपका, राइट? मैं बार काउंसिल के 5 मेंबरान को बैठाता हूँ यहाँ पे, आंखें दिखा के ले सकते हो, ये कहिए ना से क्या बात है आपकी, जबरदस्त। आप आए हैं, तुम्हें पता चला इतना बड़ा वकील होता है, मैं तो देखे नहीं कभी, ठीक है। यू विल मेक अप वर्ड्स, यू विल इंडल्ज इन फ्लैटरी, आप बातें करेंगे, राइट? अगर कोई कहे कि मैं दौलत सेंटर हूँ, मैं अपनी बाजू कोड उतारता हूँ, मैं पुल अप माय स्लीव्स एंड आई टेल हिम, देते हो लाइसेंस या नहीं देते हो? ऑल ही हैज टू, ही इज द पावर ऑफ द पेन। उसने सिर्फ ये लिखना है। मुझे पता है एक बहुत अच्छा है, वो मेक टेक नेम, एक जज साहब थे और एक वकील साहब थे, तो उनकी कोई गर्मी सर्दी होगी अदालत के अंदर, मुझ नहीं छोड़ी। तो जज साहब ने ना उनको बड़े आराम से उन्होंने कहा कि देखिए वकील साहब, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर बीइंग इमोशनल, but that is primarily the reason why your client chose you to represent him and not himself, so that you are divested of all that emotion. A client is expected to have emotions, not you. And the very client that you are fighting me over with, the minute I dismiss it right now, he is the only one who's going to say वापस करें मेरे पैसे, आपने मरवा दिए, जैसा तो अच्छे बजा आदमी थे। तो आप जब किसी जज के साथ एहतराम से बात करेंगे, जज मुझे सेवन जज साहब ने दफ़ा कहा था कि आप जब अदालत से दाखिल होते हैं ना, तो हम तय कर लेते हैं कि किस वकील को रिलीफ देना है, किसको नहीं, क्योंकि हमें उसकी चाल से पता चल जाता है कि ये रिलीफ लेने आया, बदतमीजी करने आया। देखिए जजेस ने रिलीफ घर लेके नहीं जाना, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज बीन टोल्ड टू देम कि रिलीफ के 10 पैकेट हैं, 2 बचा लेंगे तो अपने घर लेके जा सकते हैं। दे विल गिव इट टू 50 पीपल और दे विल गिव इट टू नो वन। मांगने का तरीका आना चाहिए। आप अच्छे तरीके से, सलीके से बात करेंगे, बहस करेंगे, और देखिए आपने क्लाइंट को गारंटी नहीं दी हुई होती। और ये मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि अगर एंटरिंग इनटू प्रोफेशन आप जब जाएंगे, आप क्लाइंट से डील करेंगे, प्लीज़ डू नॉट गिव गारंटीज टू योर क्लाइंट। You do not know what the merits and demerits of their case are. There may be a very good case in your estimation, and your estimation may very well prove to be wrong in the eyes of the law, in the common law system. So आप क्लाइंट को चाहिए 100% तुम्हारा केस, that is where you are being non-ethical with him. उसे कहिए अच्छा केस है, बादियों नज़र में लगता है कि आर्ग्यूएबल केस है, आगे देखते हैं। You do not tell a client कि मैं 100% आपको रिलीफ लेके दूंगा, because then you're being unethical not only to your own profession, to your client, but to your own self as well. क्योंकि then you start looking down upon your own self. ये तो मेरे पे एबिलिटी नहीं थी, इतना अच्छा केस था, सबको मिल जाता, मुझे भी नहीं मिला। But then you are the only one who can be blamed because you have put yourself into that position. कि हम लोगों ने अपने आप को उन पोजीशन में डालना शुरू कर दिया।
जहाँ हम लोग अब अनफॉर्चुनेटली क्लाइंट्स को आंसरेबल हो गए हैं ऑन गारंटीज। हु टोल्ड यू टू गिव देम गारंटीज? भाई ब्रीफ आया है, देखें, पढ़ें, समझें और कहें जी ठीक है, लगता है, देखते हैं क्या बनता है, प्रेसिडेंट्स कुछ हैं आपके फेवर में, आगे देखा जाएगा। पर अगर आप ही क्लाइंट को लेके जाएंगे, और सबसे बड़ी और अनफॉर्चुनेट चीज़ जो मैंने खास करके खुद एक्सपीरियंस भी की, देखी भी, और हमारे प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सपीरियंस भी करेंगे, प्लीज़ ये ना कीजिएगा ये, ठीक है? There are two lawyers standing, there are two parties that are being represented. A judge will always give a decision, right? इसलिए उससे जज सकते हैं कि दोनों खुश नहीं हो सकते, मैं दोनों का फैसला ही नहीं करता, जाएं, कोई ना कोई तो फैसला करेंगे ना। तारीफ हो जाती होती है। हाँ भाई, जो फाइनल जजमेंट आएगी, ऑर्डर आएगा, तो जब ऑर्डर आएगा तो एक पार्टी खुश निकलेगी, एक पार्टी खफा निकलेगी, करेक्ट? दोनों तो खुश नहीं निकल सकते, बहुत काम होता है। प्रॉब्लम क्या है, जब हम बाहर निकलते हैं ना, तो हम अपने आप को और अपनी कोताहियों और कमियों को छुपाने के लिए बड़े आसानी से कह देते हैं जज साहब ना मिले रहते हैं, वो जानने वाला जज साहब का, ताकि मैं क्लाइंट के सामने खराब ना हो। दैट्स द बेस्ट एक्सक्यूज दैट आई गिव टू अ क्लाइंट। मैं कहता हूँ ओहो मैं तो जानता हूँ इनको, ओहो अच्छा केस तो मेरा बड़ा अच्छा था, मैंने ट्रीट भी बड़ा अच्छा किया, बिकॉज ऑफ द कनेक्शन आई कुड नॉट गेट द रिलीफ। दैट्स द मोस्ट फीजिबल एक्सक्यूज, बट दैट इज एन एक्सक्यूज ऑफ अ पर्सन हु इज लूजिंग एवरीथिंग। एक बड़ी डिफीटेस्ट किस्म की सोच है। क्लाइंट को भी 10 दिन बाद समझ आता नहीं है कि कोई ताल्लुक वाला नहीं था, वकील साहब ने करवा दिया। बट एक्नॉलेज द फैक्ट कि फैसला नहीं हुआ, तो अपने प्रोफेशन को बैड माउथ मत करें, अपनी जुडिशरी को बैड माउथ मत करें, बिकॉज जब आप अपने जजेस के बारे में गुफ्तगू फरमाएंगे तो आपके क्लाइंट्स आपके प्रोफेशन के बारे में गुफ्तगू फरमाएंगे, एंड देन दे विल लूज ऑल कॉन्फिडेंस इन दिस जुडिशरी। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इन दिस कंट्री as we see it is in the judiciary. You take that out, और फिर मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सोशल डिग्रेडेशन और सिर्फ केओस है। बिकॉज आज भी अगर आप किसी से जाके बात करेंगे तो वो कहेगा चीज़ें हो सकता है अदालत से रिलीफ मिल जाए, बट जिस दिन आप ये आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे ना, और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से होगा। When the clients come to you and when you say such things to them कि जज हम मिले हुए थे, बिके हुए थे, दूसरी पार्टी ने अप्रोच कर लिया होगा, मैं कर लेता हूँ अप्रोच, बात कर लेते हैं, that is when you are selling yourselves and you are selling your profession short. And whenever you will do that, you are the ones who will suffer the most, because लोगों को भरोसा ही नहीं रहेगा सिस्टम के अंदर। That is where your ethics come and count for the most. आप चाहे सिविल, there are different kinds of practices that you will venture into, और कोई एक्सपर्ट फील्ड्स नहीं होती, कुछ लोग सब करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। शायद आप में से बहुत से लोग सिविल साइड पे चले जाएं, कुछ क्रिमिनल पे चले जाएं, कुछ सिविल में चले जाएं, कुछ कमर्शियल में चले जाएं, 1000 चीज़ें नोट करेंगे। The principles of ethics will not change, वो वही रहेंगे। चाहे आप क्लाइंट से वन ऑन वन डील कर रहे हैं, चाहे आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, जहाँ कुछ केस लगता है कि नहीं न बन रहा क्लाइंट का, इसे मत कहीं यार आओ तंग करते हैं किसी को, चले शौकिया ही सही कर तो लेना हो सकता है, बिकॉज देन द क्लाइंट विल बाय इनटू दैट। वो ले मैंने डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको कहेगा यार तुम्हें सर में दर्द हो रही है, मुझे लगता है कल तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगी, ये गोली भी ले जाओ। आप क्वेश्चन नहीं करोगे उसको, बिकॉज यू नो दैट ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, that particular doctor knows what he's talking about and he will rely upon your advice. इसलिए the most ethical thing that you can do to yourselves is please do not give wrong advices. मुझे पता है एक बड़ा कल्चर होता है हमारे यहाँ स्पेसिफिकली, कोई बंदा वकील बन जाए तो वैसे ही आते पैसे करते चलते हुए भी ना कोई बंदा शादी में पूछ रहा था जैसे वो क्या होगा उस केस का, अब फिर नेचुरली आप भी पोजिशन और आपके जैसे को पूछ रहे तो ये ना कहेगा आते कुछ नहीं इसको, आप यहाँ कर दो कहेगा, पता चलता है कि 2 मर्डर केस बने, क्योंकि बीच में शादी में खाना खाते हुए कोई कहानी कर रही थी। तो आपसे जब कोई ओपिनियन लेता है, योर ओपिनियंस मैटर, गेट दिस इनटू योर हेड्स एंड यू आर इन दैट प्रोफेशनल कैपेसिटी टू रेंडर एन ओपिनियन। नहीं आता कोई क़यामत नहीं, नोबडी नोज एवरीथिंग, यू विल लर्न इन दिस प्रोफेशन टिल द वेरी लास्ट डे। हो सकता है आप आज कहीं मुझे सारा कानून आ गया, कल नई जजमेंट है जो कि सारा पुराना कानून गलत था, एंड देन अनलेस एंड अंटिल यू रेड दैट जजमेंट आप बिल्कुल अपडेटेड नहीं है एंड यू नो नथिंग, and the person who perhaps has read only that one judgment and not the previous law, he knows more than you. So you will continue to learn throughout this profession. ये ज़हन में मत बनाएंगे मैं बहुत बड़ा वकील बन गया, मैंने सब कुछ सीख लिया, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, आज दुनिया ख़त्म हो गई यहाँ पर, मेरे इल्म पे दुनिया का खात्मा था। You will continue to learn. इसीलिए जब कोई ब्रीफ आता है और आपको लगता है कि ये प्रोपोजिशन आपकी नज़रों से पहले नहीं गुजरी and this is something that you would wish to tap into, तो आप चाहेंगे कि फाइल छोड़ दें, कल मुलाकात कर लेते हैं इतने बजे, मैं आपको बता दूंगा, एंड देन यू टेक द ब्रीफ इन योर हैंड्स, गो सी योर सीनियर्स जो इस प्रोफेशन में है, इस बार में है, आप उनसे पूछेंगे कि ये प्रोपोजिशन है, आप क्या समझते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, दे विल गिव यू केस लॉ ऑन द प्रोपोजिशन. Once you've read through all of that, only then are you in a position to give an opinion to someone.
मुझसे अगर आपकी ओपिनियन मांगेगा कि मुझे इंडियन में प्रैक्टिस करनी चाहिए, मैं कहूँगा मुझे क्या पता यार, मैं इस्लाम में प्रैक्टिस करूँ, मुझे क्या पता इंडियन में प्रैक्टिस करनी चाहिए नहीं। मैं यहाँ शुरू जो नई बड़ी ज़बरदस्त जगह, कमाल प्रोफेशन है, इसमें ला करें कर नहीं प्रैक्टिस करूँ। मैं कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, आई कैन सी व्हाटएवर आई वांट टू, बट आई डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू कमेंट ऑन दैट सब्जेक्ट, जैसे आप लोगों के पास नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल यू प्रॉपर्ली रीड इनटू दैट सब्जेक्ट। So one of the most ethical responsibilities that you do hold with respect to a client is that whenever whoever approaches you, please do not blurt out opinions. Your opinions count for a lot. People's lives depend on them. वो आपकी बात सुन के कोई उल्टी सीधी करेगा, that will be on your shoulders and your hands. So you got to realize that that is not something that you would want from any person. सोचिए अपने आप को उस पोजीशन में रखे कि अगर आप किसी डॉक्टर को भी रखेगा, खा गया गोली है ना, और आप पढ़े ना हो कल, मेरे शाबाश, अच्छा काम किया। But then because people are going to pose their trust in you, and you in turn have to pay them for their respect and trust. आप अगर उनसे झगड़े शुरू कर देंगे, उनसे लड़ाइयाँ शुरू कर देंगे, उनसे बातों में बदतमीजियाँ शुरू कर देंगे, तो कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ एक कल्चर से डेवलप होना शुरू हो गया कि हमें सियासत बहुत पसंद है सबको। हमने फैसला किया कि नहीं, हमने वकालत बाद में करनी, सियासत पहले करनी है। चाहे हमें ब्रीफ आता है नहीं आता, कानून आता है नहीं आता, हमें खड़ा होना आता है नहीं आता, बात करनी आती है नहीं आती, बहस करनी आती है नहीं आती, वी हैव टू गेट इनटू द बार पॉलिटिक्स। एंड वन ऑफ द रीजन परहैप्स इज बिकॉज वी सी कि कोई बार का जनरल सेक्रेटरी है या प्रेसिडेंट है तो बड़े अच्छी केसेस कर रहा है, लोग बड़ी इज्जत कर रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं उसको, तो वी वांट टू बी लाइक देम। सो वी द वेरी फर्स्ट डे दैट वी एंटर इनटू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि हाउ डू वी गेट टू दैट पॉइंट। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्लीज डू गेट टू दैट पॉइंट, बट द डिफिकल्टी इज कि व्हाई डू यू सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर योरसेल्फ and what are the reasons behind it, that is what matters the most. अगर आज आपका मटेरियल गोल ये है कि मैंने 10 साल बाद एक बार का सेक्रेटरी बन के किसी ऐसे को थप्पड़ मारना है, तो फिर क्या फायदा सारे प्रोफेशन का? ये तो बदमाशी बड़ा अच्छा कर लेते हैं। Why you? Why not anyone else? क्लाइंट आप वर्ड के कहेंगे कितनी दफ़ा कि जी बात हो गई, जज साहब से आप पेश हो जाए, आपने क्या खुद पेश हो जाओ भाई, जब तुम्हारी बात हो गई है तो फिर मेरी ज़रूरत क्या है? When you come to a person, आप कोई skill set लेते हैं, that the entire purpose of that skill set is because the other person does not know what you know, and that is why he is engaged with services. If he won't tell you something like that, आप ये नहीं जाना please, खुद पेश होकर देखें और ले लें, and the client will understand that. But if you will say हाँ जी अच्छा हो गई बात, चलिए वेरी गुड, मेरा तो काम हो गया, बताएं कहाँ साइन करें, तो then you're giving into that thought process जो कहती है कि अदालतें काम नहीं करती, हालांकि ऐसा नहीं है। आपने कहा ना, आप किसी ने आपने से कहा था हाई कोर्ट में शायद काम करना है, I don't know which one of you said that. आप लाहौर हाई कोर्ट गए? तो लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में अर्जेंट की कॉल्स कितनी होती है ऑन अ डेली बेसिस? सिर्फ अर्जेंट केसेस 50 to 60 केसेस ऑन अ डेली बेसिस इन अर्जेंट लिस्ट, जो कि 9:15 बजे तक खत्म करके रेगुलर नोटिस में आना पड़ता है। तो एक जज की लाहौर हाई कोर्ट के अंदर डेली की कॉल्स लिस्ट 150 से 200 केसेस की है, and that is only between 9 to 11. From 11:30 onwards, they have to sit in the division bench, क्योंकि 2 judges का मुश्तमिल होता है, and then the same number of cases are fixed in that case list as well. ऐसा नहीं कि cases कम है, बात है cases हैं, पता है क्यों? Because we are an adversarial society. मसला ये कि हमें शौक है अदालतों का। आपको बहुत से क्लाइंट ऐसे मिलेंगे जिनको अदालतों का एक चाम है, उनको नजर आता है। आपकी लड़ाई है किसी से, इसको बुलाना कर अदालत से, कुछ नहीं मिलना सर इस केस में। हाँ हाँ पता है मुझे, 10 साल पार तो होगा ना, इसको दबा के चाहिए सीधा करता हूँ। ये ऐसी चीज़ है जिसमें आप यू कैन प्ले रोल कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है जी, किसी को पार नहीं करना, हमें गलत केस है नहीं करना, यू पुट योर फुट डाउन। इफ यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, देन इट इज ओनली यू हु विल सफर अल्टीमेटली। मे बी यू विल मेक सम मनी टुडे, बट यू विल लूज ऑल रिस्पेक्ट इन आइज ऑफ एवरीवन इंक्लूडिंग दैट लिटिगेंट फॉर ऑल टाइम्स टू कम। आप अपनी ब्रीफ्स लेके मांगने जाएंगे लोगों के दर पे, आपको लगता है वो लोग आपकी इज्जत करेंगे? सिंपल ले लेते हैं, मैं आपके पास आऊँ, आपको से बड़े अच्छे आदमी हैं, आप बड़े ज़बरदस्त हैं, मुझे केस बन सकता है, वुड यू रियली हैव द कॉन्फिडेंस इन मी टू गिव मी अ केस? ये भी तो मतलब ही लिटरली बेगिंग अस टू गिव हिम अ केस, तो क्या हालात हो गए इसके? अनफॉर्चुनेटली हमने अपने आप को उस बेगिंग बोल में डाल दिया। वी एज लॉयर्स अप्रोच डिफरेंट पीपल, वी मीट डिफरेंट पीपल, वी मीट डिफरेंट पीपल डिफरेंटली because we expect certain cases to be delivered by them. मुझे पता होगा कि ये सिर से मैंने बात करने जाना है, तो ये बड़े अच्छे आदमी हैं, इनके पास बहुत सारे बड़ी कंपनी के CEO हैं, आई रियली नीड टू मीट हिम प्रॉपर्ली, तो इनकी तरफ से मुझे कंपनी के सारे मैटर्स मिल जाएंगे।
But when you're going to start doing that, how is he going to respect you as a professional, as a lawyer? तो एक आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये भी है ना कि आप अपने प्रोफेशन के अंदर अपने आप को ऐसे कंडक्ट करें जहाँ पे लोग आप पे उंगली ना उठा सकें। अनफॉर्चुनेटली आज हम पे बहुत उंगलियाँ उठ रही हैं और उसमें गलती किसी और की नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी है। ना जजेस की गलती है उसमें, ना क्लाइंट्स की गलती है उसमें, क्योंकि हमने अपने आप को उस पोजीशन में डाल दिया। हमारा सबसे आसान, हम पूरी सोसाइटी का, बट हम सबसे ज़्यादा वकीलों की बात करनी चाहिए जो अपने प्रोफेशन में हम ब्लेम गेम में बिलीव करते हैं। ही इज डन समथिंग रॉन्ग बिकॉज ही इज डन समथिंग रॉन्ग एज वेल। वो गलत कर रहा है क्योंकि वो भी तो करता है ना। तो आपका एक जो रिफ्लेक्स रिएक्शन हमने बना लिया ना अपने अंदर, वो ये कि जी वकील अच्छे नहीं रहे क्योंकि जजेस अच्छे नहीं रहे, वो एकदम से हमने स्नैप ऑफ फिंगर हमने बोलना है ताकि कल को ये ना कहे कि हम इनकॉम्पिटेंट हैं। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर, वी आर इनकॉम्पिटेंट। देखिए अगर आपको केस मिलेगा और आप ब्रीफ तैयार करके नहीं जाएंगे, यू कैन नॉट रियली ब्लेम द जज फॉर दैट। एक जज को आपने ट्रीट करना है द पर्सन हु यू विल ब्रीफ ऑन एवरीथिंग। अ जज विल नो द लॉ बट यू विल नो द फैक्ट्स ऑफ योर केस। आपको क्लाइंट ने एंगेज इस पर्पस के लिए किया। जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा था कि ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ योर ब्रीफ, द लॉ विल कम टू यू। कानून आप सीख जाएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। इसी अच्छे वकील के खिलाफ पेश होते हुए ही विल टीच यू अ कपल ऑफ थिंग्स, द जज विल पॉइंट आउट अ कपल ऑफ थिंग्स, यू विल कम अक्रॉस अ कपल ऑफ जजमेंट्स, द लॉ यू विल ऑलवेज लर्न। व्हाट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इज ऑन द ब्रीफ्स ऑफ द फैक्ट्स। अगर आपके फैक्ट्स अच्छे प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो उसमें जज आपको कुछ नहीं कर सकता। फाइल आपके हवाले की गई थी क्लाइंट की तरफ से, यू आर हिज स्पोक्स पर्सन और हिज स्पोक्स पर्सन। तो आप अगर अपनी बात सही तरीके से नहीं बयान करेंगे तो आप उस टाइम का नुकसान करेंगे, एंड दैट इज वेयर यू ब्रीच योर फाइडेंशियरी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन एज अ लॉयर। दो पार्ट्स में मुझे बात काउंसिल की तरफ से डायरेक्शन है कि मेरे साथ क्या आपने बोला। द सेकंड पार्ट इज द सिविल सूट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली गॉन एंड सीन अ सिविल सूट बी प्लीडेड आउट, या इसमें बहस चल रही हो या अदालत में, सिविल कोर्ट में या कहीं भी? फ्यू। सिविल सूट होता क्या है? Why do we say a civil suit? इसमें लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज की बात होती है, उसको सिविल सूट कहते हैं। किसकी? जिसमें प्राइवेट पीपल की जिन राइट्स में सर राइट्स एंड ड्यूटीज या तो इन्फ्रिंज हो रही होती हैं जी। या रद्द हो रही होती है सर, वो सिविल साइड पे जाते हैं। जैसे कि ज़मीन के हो गए सर, उसके बाद सर दो बंदों का आपस में कोई एग्रीमेंट है, ये भी चीज़ें ये सिविल ये अपने आप को बहुत कॉम्प्लिकेट ना करें, सिंपल रखें। ये चीज़ें आपको थ्रू द कोर्स ऑफ योर प्रोफेशन सीखना शुरू हो जाएंगे। स्पेसिफिकली एक्ट में क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑर्डिनेंस में क्या लिखा है, दीज आर ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स। सिविल की बहुत बड़ी अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत चीज़ें आ जाती हैं। बेसिक सिविल सूट, जिसको हम उर्दू में अर्जी दावा कहते हैं, द बेसिक सिविल सूट इज वेयर योर राइट which already stands established but is not being recognized by the other party. So you see the distinction. You're not going to go into a civil suit to create a right. You're going to get a declaration of a pre-existing right. कि जी मेरा एक राइट है, लेट्स अज्यूम मेरी और इनकी जंग चल रही है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे रास्ते में आप जगह नहीं दे रही, मेरा राइट है to move through the passageway and she has blocked it. So I'll go to the civil court to seek a declaration that that is my right of passage and she has illegally stopped it. मैं ये नहीं कह सकता जाके सिविल कोर्ट में किसी क्या मुझे ये राइट ऑफ पैसेज मिल सकता है। तो आपकी जब भी किसी चीज़ की शुरुआत या आगाज़ होती है वो एक सिविल सूट से होती है जिसको आप दावा कहते हैं, और वो होती ऐसे है कि आपके पास एक क्लाइंट एक केस लेकर आएगा, वो आपको बताएगा कि जी मेरा, अब मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ सर बिलफर्ज, कि वो कहेगा जी मुझे मेरी एक जैसे जो जगह में बैठे हुए, वो कहेगा जी मेरा मेरी जगह है, इस पर मैंने स्टोरेज रखे हुए थे बॉक्सेस, और आपका नाम क्या? शेर। तो शेर उमर साहब ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया था कि वो ये ले जाएंगे, अब वो ये लेके नहीं जा रहे, तो व्हाट डू आई डू विद दीस बॉक्सेस? अब यू एज अ लॉयर विल स्टेप इन एंड से जी ब्रीफ दे, फिर आप एग्रीमेंट पढ़ेंगे शेर उमर साहब के साथ। एग्रीमेंट में लिखा होगा कि जी आपने 15 दिन के अंदर खाली कर देते बॉक्सेस, तो देन यू विल गो टू अ सिविल सूट एंड सीक अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, and you'll see a specific performance के लिए शेर उमर साहब को डायरेक्शन दी जाए through a mandatory examination so that he can remove these boxes, or else if there is going to be any loss which is going to be caused for him to him, it will not be my responsibility. तो यहाँ से आपका सिविल सूट आगाज होगा through the drafting of a plaint, जिसे हम दावा कहते हैं।
ठीक है, अ प्लेंट, व्हेन यू फाइल अ प्लेंट, अ प्लेंट में आप जो मर्जी दिल करता है लिखें, ठीक है, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हज़रत आदम एंड यू कंटिन्यू अप टिल नाउ, आपकी मर्जी है, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू बी ईजी ऑन द जजेस एज वेल। देखिए याद रखिए एक बात, जजेस के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो बैठ के नॉवेल्स पढ़ते रहें, राइट? आपने एक चीज़ जो आपको क्लाइंट ने इतनी मिकदार में दी है उसको इतना करके पेश करना है, सो दैट अ जज इज एबल टू अंडरस्टैंड कि आप लिख क्या रहे हैं और वो पढ़ भी सके उसको। अगर आप एक पूरा नॉवल लेके चले जाएंगे तो उसको तो कभी वक्त ही नहीं मिलना कि वो पढ़ेगा उसको, वो देखेगा कब वो, बिकॉज उसमें तो 40-50 केस और पढ़ने हैं। तो यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ एंड कंसाइज इन योर प्लीडिंग्स। आप नहीं लिख सकेंगे पूरी कहानियाँ, आपका जो मकसद है, जो मेन बात है, अपने वो लिखनी है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप प्लेन ड्राफ्ट करेंगे उसमें 4 ऐसी चीज़ें हैं जो मिस आउट नहीं हो सकती। एक, वाई द नीड टू कम टू द कोर्ट, you will say कि जी we have pleaded with so Sheikh Umar will say that I have pleaded with them more time and again and I have made genuine legitimate requests but they've all gone unheeded, unfortunately leaving me with no other remedy, leaving the plaintiff with no other remedy but to approach the judge in court for the redressal of his legitimate grievances. That is the reason why you are coming to the court. आपने आके अदालत को बताना है कि आपने बाकी तमाम रेमेडीज एग्जॉस्ट कर ली हुई हैं, अब आपके पास और कोई चारा नहीं बचा सवाए से कि आप अदालत से रुजू करें। The second one is the cause of action। ये हर प्लेट में जैसे आप कोई चीज़ हिफ्स करते हैं ना, वैसे हिफ्स करते हैं, और ये मेक श्योर कि every plate that you draft from this day onward contains these 4 elements at least, otherwise your plate will be outrightly rejected। Cause of action, what is the cause of action? Can anyone explain to me? गुजरी है कभी जहन से? Why is somebody filing for the suit? What is the reason? For example, if you are asking for inheritance, so the cause of action is that you are the son or the daughter of a particular person. So from that particular point is the cause of action. Exactly. So basically, a cause of action is normally described, and there's an Indian judgment of the Supreme Court in this regard. A cause of action is basically every fact. Now, what is a fact? You're all sitting here. That is a fact. So you all sitting here is a fact. So every fact that will entitle you to obtain a decree, that's a cause of action. कि मैंने इनके बॉक्सेस नहीं उठाए, ये कॉज है, वजह है, दावा है, जिसकी वजह से मैं अदालत से राब्ता कर रहा हूँ। That's the second most important thing you have to do. And whenever you are drafting a cause of action plea, बहुत सोच समझ के लिखिएगा, बिकॉज आपके इस एक प्ली की वजह से डिटरमिन होगा कि क्या आपका दावा टाइम बार्ड तो नहीं है। अगर 3 साल पहले कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो अब उठ के क्यों आए हैं? एंड देन देयर आर वेज टू डू इट। कीजिए कॉज ऑफ एक्शन accrued 3 years ago and now it has arisen again on account of their fresh refusal a week ago and it continues till their decretal of my suit, because that is where the cause of action will continue to run. It's a certain causes of action are recurring in nature, बार बार होंगे, but that will learn and just be बड़ी एलिमेंट्री बातें भी कर रहा हूँ। तो आपने कॉज ऑफ एक्शन की प्रोविजन अपने दावे में ज़रूर डाल देनी है। द थर्ड इज वाई दिस पर्टिकुलर कोड, जो बात सर कह रहे थे कि ईस्ट का केस है तो ईस्ट में जाएगा, वेस्ट का केस है तो वेस्ट में जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा अपने दावे में कि मैं जो इस अदालत के पास आया हूँ वो इसलिए आया हूँ क्योंकि इस अदालत की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है और पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन है टू हियर माय केस। इस्लामाबाद की बात करें, बाकी तो कह शहरों में नहीं होता, विद द एक्सेप्शन ऑफ कराची। इस्लामाबाद में अगर 5 करोड़ से ऊपर का केस है तो कहाँ जाएगा? जज के पास। अगर 5 करोड़ से नीचे का है तो कहाँ जाएगा? So when you are drafting this particular provision, what will you write? That the value of the suit for the purposes of this jurisdiction is fixed in Pakistani rupees 4 crores. Hence, this learned court has the jurisdiction to adjudicate upon my dispute. The second will be the territorial point. कि आपकी प्रॉपर्टी सिचुएटेड कहाँ है? ऐसा तो नहीं है कि आप चौहान सदन शाह की प्रॉपर्टी की लड़ाई इस्लामाबाद में लड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आप जब रिलीफ ले भी लेंगे तो फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसलिए ये कानून बनाया गया कि जहाँ का दावा है, जहाँ कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, आप वहीं पे सिविल सूट फाइल करें। बॉक्सेस यहाँ पड़े हैं तो कराची जाके फाइल नहीं करूँगा, इट्स विल बी इन इस्लामाबाद। सो यू विल हैव टू प्लीड आउट द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन कोड। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द कोर्ट फी। What is the value of your suit? And how do you assess the value? You determine it from the subject matter of the plea. कि जिस केस आप देख रहे हैं, कोई घर है तो घर की वैल्यू होगी, ठीक है। नॉर्मली डिक्लेरेटरी सूट्स एज पर द कोर्ट फी एक्ट है और वैल्यूएशन एक्ट है, डिक्लेरेटरी सूट्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यूएशन नहीं होती। एंड डिक्लेरेटरी सूट्स आर नॉर्मली दो सूट्स
which do not have a particular direction which needs to be issued, but a declaration that needs to be issued, जिनको कहते हैं दावा इस्तकरार हक, कि सिर्फ ये बता दें कि मेरा हक है या नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। आगे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जी अब ये हक है तो इसको परफॉर्म भी करवाएं। इसीलिए कहा जाता है कि डिक्लेरेटरी डिक्रीज आर नॉट एग्जीक्यूटेबल, बिकॉज एग्जीक्यूट वो चीज़ की जाती है जो हिदायत की शक्ल में हो। एक डिक्लेरेशन हिदायत नहीं होती, इट्स ए डिक्लेरेशन। आई डिक्लेयर दैट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज अ राइट टू एंटर द रूम, I direct him to enter the room, that's separate. Once I direct him, that is something which can be executed. I can request Shay to go back, pull him by his hair and bring him into the room, right? तो वो direction है, वो executable है. But declaration अगर मैं कहूँगा कि हाँ somebody फलाना has a right to enter the room, that is not executable. So you have to be very very careful in your prayer clauses, because आपकी पूरी कहानी बहुत अच्छी लिखी हुई हो और conclusion में आपकी prayer में आपने prayer मांगी ही ना हो, तो आप गए। और याद रखिएगा, आपका दावा डिटरमिन करेगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में आपके क्लाइंट को रिलीफ मिलेगा या नहीं, बिकॉज आपका दावा आज शुरू होगा और जो चीज़ आप यहाँ मिस आउट करेंगे वो कल सुप्रीम कोर्ट लेवल पर भी वो कहेंगे कि जी ये बात जो आप आज हमारे सामने कर रहे हैं आपने अपने दावे में लिखी थी, और अगर आप कहेंगे जी नहीं लिखी थी तो कहेंगे फिर प्लीड मत करें। यू कैन ओनली प्लीड व्हाट यू हैव एक्चुअली रिटन, यू कैन ओनली लीड एविडेंस ऑन व्हाट यू हैव रिटन। तो इसलिए प्लीडिंग्स बहुत ज़रूरी हिस्सा है किसी भी दावे का, पर ये 4 चीज़ें तो हर दावे में लिखी होनी चाहिए। एक दफ़ा लिख लीजिएगा, बाकी फिर कॉपी पेस्ट कर करिए। वंस यू फाइल अ क्लेम, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? समन्स, ठीक है, आप दावा दायर करेंगे, जज साहब आपका सूट पढ़ेंगे या साहबा पढ़ेंगे कि ये ठीक है गलत है जो भी है, और वो नोटिस इशू करेंगे दूसरी पार्टी। देन द अदर पार्टी अपीयर्स, एंड व्हेन दे डू इंटर अपीयरेंस they will be directed to file a written statement within 30 days of their appearance in court. अब written statement का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने आपका जो भी जवाब दावा जिसे कहा जाता है कि you will have to then counter whatever the other party is doing. So let's assume as I say Secretary Sheroman had to remove these boxes within a period of 15 days. He'll say this is vehemently denied. In fact, the contract stipulates that he did not have to remove it within 15 days. In fact, it was 50 days. So this cannot be an evasive denial. आपको ये नहीं कह सकते deny again, because you're lawyers, you will have to plead it out. deny क्यों कर रहे हो भाई, ठीक है अच्छी बात है, मान लिया सुन लिया समझ आ रही है, नहीं पसंद आई बात तो क्यों नहीं आई, ये भी मेहरबानी करके ना जरा 2-3 जुमलों में लिख दीजिए। Once you're done with the written statement, what the judge does is that he will see both the parties' pleadings, and for your ease of reference and his own, the judge will frame issues between the parties. अगर मुझे किसी ने बता दिया कि इशूज़ को उर्दू में क्या कहते हैं तो वो छुट्टी है। इशूज़ को उर्दू में क्या कहते हैं तो उसको छुट्टी में जा सकते हैं। तनकीहात आप जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो तनकीहात इशूज़ का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, क्यों बनाते हैं इशूज़? मैंने एक चीज़ लिखी, दूसरी पार्टी ने उसको काउंटर किया, इशू बनाने की क्या जरूरत है? बस चलें आगे। Just to be more specific, जो फैक्ट्स हैं वो प्लीड नहीं किए जा सकते, वही इशू बनते हैं जो एक पार्टी एलिगेशन नहीं, तमाम फैक्ट्स प्लीड किए जा सकते हैं और करने ज़रूरी हैं। नहीं सर, ऐसी कुछ बातें होती हैं गैर ज़रूरी हैं दावे। मसलन जैसे सर कि मैं इससे मिला, ये तो नहीं है कि उनके मैं इससे मिला और एग्रीमेंट किया, ये जो चीज़ है सर ये कोर्ट में प्रूव करनी है। वैसे बेशक मैं मिलता रहूँ 10 बार में मिलता रहूँ। ये जो डिस्प्यूट है, असल झगड़ा क्या है, अदालत में आई क्यों, बाकी कहानियों को जज साहब साइड पे कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो बेसिक इनके पॉइंट ऑफ कंटेंशन है ना, जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको ज़रा सामने ले आए और उसको सामने रख के वो इशू फ्रेम कर लेंगे 1, 2, 3 और उसी के साथ वो ओनस डाल देते हैं, बर्डन कि ये प्लीड लेट्स अज्यूम इन्होंने किया तो शी विल हैव टू प्रूव इट, और ये प्लीड इन्होंने किया तो ही विल हैव टू डिनाई इट। तो ओनस ऑफ प्रूफ इज आइदर ऑन द प्लेंटिफ और ऑन द डिफेंडेंट। चल इश्यूज हो गए फ्रेम, वी हैव नाउ ब्रॉट इट आउट ऑन द टेबल कि असल झगड़ा इश्यूज के मतलब कि इसलिए हुआ कि इश्यूज पूरे हुए तो पहले एविडेंस वगैरह हो गया तो बंदे का डिसमिस हो गया, सूट जो लेके आई मुझे कुछ नहीं मिला, जब उसका सूट डिसमिस हुआ मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने फिर मांगा भी, मगर जब हमने अप्रोच किया वी अप्रोच द कोर्ट, इट वाज नोन टू अस एंड एक्सप्लेन कि द इश्यूज वी फ्रेम ऑन दैट बेसिस
we get the decision and the decree must contain. ये issues बनाने का मकसद ये भी है कि हमने इस पे रहना है. असल में वैसे तो मैं बताऊँ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. नॉर्मली पार्टीज एविडेंस लीड कर जाती हैं उन पोर्ट्स पे जिन पे इशूज फ्रेम नहीं हुए होते. तो फिर हमारे दादों का ये व्यू है कि अगर पार्टीज ने एविडेंस लीड कर दी है तो इवन दो दैट इशू में नॉट हैव बीन फ्रेम्ड इन इट्स पर्टिकुलर लैंग्वेज, सिंस पार्टीज हैव लेड एविडेंस ऑन इट एंड द पार्टीज नो व्हाट दे आर प्लीडिंग, आप उसको भी डिसीजन दे सकते हैं. वो देखा वो definition में भी है. Definition. Controversies rise out meanwhile the pleading. एग्जैक्टली. तो जो क्वेश्चन राइज आउट हो रहे हैं, तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में सारा झगड़ा ये लड़ाई है कि कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हुए ये टाइम लिमिटेशन देखनी है कि 15 दिन में निकालना था या 20 दिन में निकालना था या 50 दिन में निकालना था. सो दैट विल बी द इशू व्हिच विल बी फ्रेम्ड. Once the judge has framed the issues, what is the next step that he's going to do? Okay. Trial will commence. Then he will be- Trial will commence. अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग. ये किसने कहा ट्रायल कमेंस होगा? तो पहले क्या होगा? Appearance before the court and then trial will commence. पहले क्या पता चल रहा था? जब मैंने दावा किया था तब क्या हुआ? Summons issued. Summons. वो प्री ट्रायल प्रोसीडिंग है. मैं आता हूँ. सिर्फ प्री ट्रायल में आपने प्लेंट रेडी कर लिया एंड देन कोर्ट ने समन इशू किए एंड देन आफ्टर दैट कोर्ट के अपीयर हो गए एंड देन ट्रायल विल कमेंस. ये ट्रायल होता है क्रिमिनल में. वो फ्रेम होते हैं जब फर्दर जुर्माना होता है, चार्ज फ्रेम होता है. सिविल कोर्ट के अंदर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई ट्रायल स्टार्ट हो रहा है आज. प्रोसीडिंग्स यस. ट्रायल जो होता है ना, ट्रायल फौजदारी मुकदमों में होता है और वो ट्रायल का कमेंसमेंट की डेट उसको रखते हैं जिस दिन जज फर्दर जुर्माना करता है. उसकी वजह ये है कि क्रिमिनल मैटर्स में जज साहब के हाथ में एक्यूज होता है और वो केस चलाते हैं. जिस दिन वो डिटरमाइन करते हैं कि एक्यूज के खिलाफ इतनी एविडेंस मौजूद है कि इसके खिलाफ फर्दर जुर्म आयद हो सके या चार्ज फ्रेम हो सके, दैट इज द डे व्हेन द ट्रायल कमेंसेस. अनलाइक सिविल केसेस, सिविल केसेस में प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं जहाँ पे जज साहब इशूज फ्रेम कर लेते हैं अपनी मर्जी से नहीं, अपनी पसंद से नहीं, फ्रॉम व्हाट ही सीज आर द कंटेंशियस पॉइंट्स बिटवीन द पार्टीज. आप झगड़ा किन दो बातों पे कर रहे हो? सो दैट दोनों को जी एग्रीमेंट तो हुई थी, तो फिर ये तो डिस्प्यूट नहीं है ना कि मुआहदा हुआ था या नहीं. इसको सिंपल टर्म्स में कहते हैं. फर्स्ट करें मेरी उनकी लड़ाई चल रही है, अब आप जाते हैं, आपने इशू फ्रेम करना है. ये भी कहते हैं कि एग्रीमेंट हुई थी, मैं भी कहता हूँ एग्रीमेंट हुई थी. तो इशू ये तो नहीं बनेगा कि वेदर एन एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड. हम दोनों कहेंगे आप पागल तो नहीं है. मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं, इस पर क्या आगे बहस करनी, आगे बढ़े. सवाल देखने का ये है कि पार्टीज की लड़ाई किस चीज़ के ऊपर आ रही है. Where are the parties differing? Dispute क्या है? And from that dispute, the judge will then take the issues and frame them accordingly. सर अगर डिस्प्यूट अगर किसी लैंड का या प्रॉपर्टी का इशू है एंड ड्यूरिंग दैट डिस्प्यूट क्रिमिनल ऑफेंस वहाँ पे हो जाता है, जी. देन बिल्कुल separate proceedings हैं. Then there will be Criminal separate proceedings proceedings. and civil proceedings are entirely separate. आपकी ज़मीन थी, उस पर झगड़ा हो गया, कोई बंदा कत्ल हो गया, उस पर पर्चा 302 पे कटेगा. अब ये नहीं कहेगी थी स्टेट तक से मैंने मार दिया खैर. तो criminal proceedings and civil proceedings will always run concurrently and separately from one another. And bearing of the result of either one of them has absolutely nothing to do with the other one. Civil अपनी साइड पे चलेगा, criminal अपनी साइड पे चलेगा. So once the issues are framed, the next step is the judge will call the parties to read evidence on those issues. शहादत भी तो होगी ना. अब issues तो frame कर दिए, साबित कौन करेगा issues को? पार्टीज. फिर पहले कौन शहादत, दावा किसने किया होता है? प्लेंटिफ ने. तो फिर पहले किसको कॉल किया जाता है शहादत देने के लिए? तो फिर प्लेंटिफ अपनी शहादत देता है और दावे के साथ जो उसने डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं और लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी होती है उनको बतौर गवाह पेश करता है. और लिस्ट ऑफ विटनेसेस दावे के साथ लगाना क्यों ज़रूरी होता है, या पोस्ट फ्रेमिंग ऑफ इशूज 7 दिन के अंदर में क्यों ज़रूरी होता है? Just to back up, Just to back up what you said, जी. क्योंकि सर लॉ ने दिया कि 7 डेज के अंदर आपने पेश करना है तो Agreed. But law ने क्यों दिया? वजह क्या? ताकि लीगल ना हो सके. क्योंकि उसने पहले देनी थी लेकिन एक उसको रेमेडी दी गई कि आपने गवर्नमेंट में नहीं दिया तो आप 7 दिन के अंदर, क्योंकि ये एविडेंस बहुत जरूरी चीज़ होती है किसी भी चीज़ को प्रूव करने. बेसिक मकसद ये था कि दूसरी पार्टी को सरप्राइज के साथ ना ले लें. आपका जो भी केस है वो आप पूरा का पूरा रख दें कोर्ट के सामने और दूसरी पार्टी भी अपना पूरा का पूरा केस कोर्ट के सामने रख दें. अगर आप मुझे बताएंगे नहीं कि आप कल कौन से गवाह मेरे खिलाफ लेकर आ रहे हैं तो मैं जिला कैसे करूँगा आपके ऊपर. और आप तो अपने केस की लकूनास फिल करते रहेंगे ना, तो देयर विल बी नो एंड टू लिटिगेशन. इसलिए व्हेन यू फ्रेम योर इश्यूज
The judge gives you 7 times, in light of these issues, please give a list of your witnesses and a list of documents that you will be relying upon so that the other party is not taken by surprise. And whatever documents you have not relied upon and the names of witnesses that you have not given, barring a sufficient cause that you show to the court at a later point in time, you will not be allowed to lead evidence on those. And you will further not even be allowed to plead those out. तो इसलिए उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि वो 7 days आर प्रॉपरली अकाउंटेड फॉर और आप देखेंगे आपने किन चीज़ों पर एविडेंस देनी है, कौन से गवाह हैं और कौन से नहीं है. सो देन द जज कॉल्स द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ. मुद्दई अपनी शहादत कराएगा. शहादत के 2 हिस्से होंगे. द फर्स्ट वन विल बी ओरल एविडेंस, ज़बानी शहादत, जो अपना बयान रिकॉर्ड कराएगा ऑन ओथ. और उस पर जो वकील दिफा, डिफेंस लॉयर जो होंगे या डिफेंडेंट्स लॉयर जो होंगे, वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, चेरा करेंगे. इसी तरह फिर जब इनकी एविडेंस कंक्लूड हो जाएगी तो जज साहब बोलेंगे कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना चाहते हैं, दस्तावेजी शहादत. वंस दैट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज डन अवे विद, द जज विल टेल टू द अदर पार्टी, द डिफेंडेंट साइड, कि जब आप बताएं. और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, बिकॉज यू द प्लेंटिफ, आपने एविडेंस रीड कर दी, यू हैव प्लेड योर केस, यू हैव गिवन योर विटनेसेस, बट आपको नहीं पता कि हो सकता है दूसरी पार्टी अपनी एविडेंस में कोई ऐसी बात कर दे जिसको आपने बाद में काउंटर करना हो. तो जब आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे रहे होंगे उस वक्त जज साहब को बता दीजिएगा कि सर मेरा बयान लिख दें कि आई रिजर्व माई राइट टू लीड एविडेंस इन रिबटल इफ इट द नीड अराइजेस, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल यू रिजर्व योर राइट यू विल नॉट बी ग्रांटेड दैट राइट. उसका मकसद ये होता है कि आप डिफेंडेंट साइड को बता दें कि तुमने अगर कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस की तो आई हैव रिजर्व माई राइट टू काउंटर दैट न्यू थिंग विद माई एविडेंस. Once the same process has been undertaken by the defendant, that is the stage when the judge will fix the matter for final arguments, and then he will hear the final arguments and then pass a judgment and a decree. Now, why do we say a judgment and a decree? Sir, the statement की बात की है. Suppose I have found and framed a plan in which I have mentioned few names of places. जी. But मगर मैंने जो statement दी है, जी. उसमें मैंने mention नहीं किया. यहाँ पर सेकंड लॉ से ये सुप्रीम कोर्ट का कि जो चीज़ आपने अपने डाला में नहीं लिखी ना, अगर आप अपनी एविडेंस में ले भी आते हैं तो वो पढ़ी नहीं जाएगी एविडेंस. सिर्फ अगर आपके दावे में कोई चीज़ नहीं लिखी और आप अपने एविडेंस में ले आए और दूसरे वकील साहब ने एतराज़ नहीं भी किया, तो जब जज साहब देखेंगे तो कहेंगे या साहबा देखेंगे, वो कहेंगे जी सॉरी, दिस इज समथिंग विच यू हैड नॉट प्लीडेड, एज सच वी कैन नॉट लीड एविडेंस ऑन समथिंग बियॉन्ड द प्लीडिंग्स. सो व्हाटएवर यू हैव नॉट, इसीलिए प्लीडिंग्स इतना ज़रूरी हिस्सा है आपके दावे का, बिकॉज योर एंटायर केस, योर एंटायर फाउंडेशन, एक बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं 10 फ्लोर्स की, उसका फाउंडेशन वीक रखेंगे तो बिल्डिंग सस्टेन करेगी कभी. इसीलिए जब दावा बना रहे होते हैं और जवाब दावा दे रहे होते हैं तो बहुत सोच समझ के बहुत आराम से करिएगा, बिकॉज उसी पे आपके पूरे केस की डिपेंडेंसी होगी अप टिल द सुप्रीम कोर्ट. अगर कोई चीज़ आप मिस आउट कर जाएंगे तो कल आपके क्लाइंट उस पर एविडेंस लीड नहीं कर सकेगा, और वही चीज़ है एक चीज़ वो जिसकी वजह से केस खारिज हो जाए. अब दूसरा ये है कि स्टेटमेंट आ गई प्लेंटिफ की तरफ से. अब सेकंड डे आई एम लाइकली टू क्रॉस. तो क्रॉस एग्रीमेंट के लिए व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आई हैव टू रीड फॉर सेटिंग क्वेश्चंस. आप जो दावा है आपका, जो जवाब दावा है, उन्होंने जो दावे के साथ डॉक्यूमेंट्स मुंसलिक किए हैं और आपने अपने जवाब दावे के साथ डॉक्यूमेंट्स मुंसलिक किए हैं. अपने दावा के क्वेश्चन से रिटर्न नहीं, आप एविडेंस इन चीफ की बात करें, क्रॉस एग्जामिनेशन की बात करें. स्टेटमेंट हो गई है ना प्लेंटिफ की तरफ. मुद्दई ने शहादत दे दी होगी, ठीक है सर. अब ओरल एविडेंस के ऊपर मैंने एक डिफरेंट क्लास आप प्लेंटिफ के वकील हैं, डिफेंडेंट डिफेंस के ऊपर डिफेंस तरफ से, तो आप उससे पूछेंगे ना कि तुमने अपने दावे में ये बात लिखी है, ये मुझे बताओ ये कोई मुआहदा हुआ था, नहीं हुआ था, अगर मुआहदा था तो मुआहदे में कहाँ लिखा है ये मुआहदा तुमने एग्जिबिट कराया है, अदालत में पेश कर सके हो या नहीं कर सके, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी केस. आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन देरी करती जाएगी जो एग्जिबिट और मार्क्स हुआ है उनके वजह से. नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है. क्रॉस एग्जामिनेशन में आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं किसी भी जगह से, बट वो आपको कंफ्रंट करवाना पड़ेगा, और अनलेस एंड अंटिल द विटनेस एक्चुअली एडमिट्स टू इट्स कंटेंट्स इट विल नॉट बी एग्जिबिटेड. तो अगर कोई नया डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, कहते हैं ये दर्ज नहीं है किस पे आपके दस्तखत हैं, अगर तो वो कहते हैं नहीं मेरे तो नहीं है, यू स्क्रूड, आप कुछ नहीं कर सकते. अगर वो कहते हैं कि नहीं है मेरे, फिर आप उसको एग्जिबिट करवा सकते हैं, because now he has admitted to the contents of that document. Otherwise, you will then restrict your case to the documents that are already on the file. जो प्लान में जो भी चीजें दी है वो वो इन लाइन विद बिल्कुल.
Now we move to the final stage. Once we've gone through all of these stages, there is a judgment and decree stage. Why do we say judgment and decree? सिर्फ आसान क्यों नहीं करते अपने? So PPC में decree is defined as there are there is like a list of characteristics that a decree has, and one of them is that it's final. So every decree is a judgment, but every judgment is not a decree. Okay, I'll just come to that. Please. सर डिग्री इज द फाइनल डिसीजन और जजमेंट जो है वो उस डिग्री के रीजंस बताता है जैसे कि पर्टिकुलर डिग्री दी है तो उसकी वजह So basically, किन वजूहात जजमेंट जज की वजूहात हैं as to why, मतलब फॉर इंस्टेंस अगर जज के पास केस लेके जाया जाए और वो कहे तुम्हारी बात नहीं बनती जी डिसमिस्ड, तो आपका पहला सवाल क्या होगा कि क्या वजह क्या है, क्यों लिखा? आप सोचते हो ना हर जगह आप कहते हो कि क्यों भी कर तो रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग अ लॉयर दैट यू गेट टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू। तो आप जज से भी पूछते हैं कि जी आपने फैसला किया, आपने डिसमिस कर दिया, क्यों किया? तो जज अपनी वजूहात उस जजमेंट के अंदर लिखता है, इस पेपर में आता है। A decree is something which is not a judgment. It will not give you reasons. It will just be an order. छोड़ मोनार्किकल सिस्टम से वाकिफ है ना, बादशाहत में क्या होता है? You go before a king or a queen and you tell them कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए and they say दे दो. Does anyone have the authority to question the king or queen कि जी क्यों कह रहे हैं? It has to be done because it has been said. अदालती निज़ाम में ऐसा नहीं है। अगर जज ने कहा कि ये कर दो, that's a decree. A judgment will give the reasons as to why he is saying that. Because if the matter is to go before a higher court, how will the higher court know as to how he has reached that conclusion and whether that conclusion which he has so reached is wrong or right, unless and until the high court has the benefit of seeing the reasons behind it. Right. So is decree the ratio of the case? It's the ratio of the case. It's the settling precedent, right? और फिर डिक्री ही वो चीज़ है जो एग्जीक्यूट हो सकती है. You can never execute a judgment. Can you ever execute reasoning of a man? You will only be able to execute the direction, but not the judgment. So isn't ratio something said by the way which cannot be binding to the judgment? That's a better. Sorry. I got So that's the basic concept of it. So you start from a plaint and you end up at a decree. That's the entire stage of a civil suit. There's nothing more to it. कोई rocket science नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो. Once you go through one trial, you will remember it for the rest of your life, whether you like it or not. ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है. इसके बीच में हज़ार प्रोसेसेस होते हैं. That is where your art of advocacy, your art of lawyering will come in. कि इस दावे से लेकर डिग्री तक पहुँचने तक आप लोग 500 साल लगाते हैं या क्लाइंट की खुशी के लिए 10 साल लगाते हैं. So that's up to you. But then there are different stages in which matters go up to the appellate forum. The matters are stuck before the trial court and they are not proceedable on one motion or the other. But a basic structure किसी भी civil suit का from beginning till the very end starts from a plaint and ends up at a decree. That decree does not necessarily mean that a decree has been passed in favor of the plaintiff. It can also be passed in favor of the defendant, and it will simply say that the suit is hereby dismissed, and whatever costs and whatever interests are to be filed along with that. Any questions with respect to that? वकील के लेवल पे कौन से चीज़ें हमें बाहर नहीं रेस कर सकते? अपील पे सर आप कोई भी फैक्चुअल चीज़ रेज नहीं कर सकते. कोई कानूनी बात जो भी है वो आप बता सकते हैं कि जी ये कानूनी चीज़ मिस हो गई थी नीचे से, वो आप दोबारा बता सकते हैं. पर फैक्चुअल बात जो आपने नीचे नहीं की वो आप अपील पे नहीं कर सकते. सर कल सर Islam used a very material illegality. So I try to ask material illegality. जी क्या है ये एक्सप्रेशन को? सर अनफॉर्चुनेटली कोई लेजिस्लेचर को भी नहीं पता क्या है. वैसे ही मुफ्ती के लेजिस्लेचर में मादर के साथ ऑनेस्टली बड़ा सिंपल सा कानून हुआ करता था कि देयर इज अ मटीरियल इरेगुलरिटी इन रीडिंग द एविडेंस व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द बॉडीज. उसको तोड़ मरोड़ के पता नहीं हम अपनी अंग्रेजियाँ लिखते रहते हैं बैठे वो शेक्सपियर बनने का शौक है. बेसिकली मटीरियल मुझे बताएं. एक बड़ी सिंपल बात पूछता हूँ. वैसे आप सबसे रिक्वेस्ट है व्हेन एवर यू रीडिंग अ स्टैट्यूट ना तो उसको तोड़ के पढ़िएगा. जब भी कोई सेक्शन ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं तो ब्रेक इट इनटू पीसेस. एक इलीगल होती है चीज़. क्या होती है इलीगल चीज़? नाजायज़, खिलाफ कानून, खिलाफ जजमेंट, खिलाफ आइन. तो आप ये कह रहे हैं कानून हमारा लेजिस्लेचर कि ठीक है नाजायज़ है कोई बात नहीं, मटीरियल नाजायज़ नहीं होना चाहिए. Does it make any sense to a person? अब एक लेमैन आपके पास केस लेकर आए कि सिर्फ जैसा आप कह रहे हैं नाजायज़ तो है तो मटीरियल ही नाजायज़ नहीं है, इसलिए इंटरफेयर मत करें. Can you expect a high court judge or a supreme court judge to actually write in a judgment that though there exists an illegality but since it is not material in nature,
therefore I'm not going to set aside the decree. Once there is an illegality, irrespective की material है या minor है, खत्म बात. Illegality तो exist करती है ना, फिर क्योंकि कानून में लिख दी है. Unfortunately अभी आप लॉ मिनिस्टर नहीं बने सर, तो आप बनेंगे तो मैं उसको सिफारिश करूँगा कि इसको अमेंड करें. सर इसको आप ये ठीक कहेंगे से वैसे नॉर्मली कोर्ट इतना करती नहीं है इस पर फोकस, बट मटीरियल लीगैलिटी का मतलब ये है कि जज साहब ने कोई ऐसी मेजर पोर्शन को मिसरीड कर दिया जो उनको नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से केस का नतीजा बदल जाए. अगर कोई बाय द वे स्टेटमेंट है जिसका केस के मटीरियल फैक्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे फॉर इंस्टेंस एक इलेक्शन पिटिशन है और उस इलेक्शन पिटिशन के अंदर एक आदमी 10,000 वोटों से हारा है, अगर मैं उसको उसके हाथ में फैसला कर भी दूँ तो 2,000 वोट उसके ऐड हो जाएंगे, ही स्टिल लूजिंग बाय 8,000 वोट्स. तो कोई मटीरियल डिफरेंस तो नहीं बनेगा ना, even if the case gets decided in his favor. Similarly, if there is something immaterial, not substantive, और वो कोर्ट को हाईलाइट की जाती है कि जज साहब ने ये गलत नोट किया था कि कुछ सुबह थी असल में शाम थी जिस पर मुआहदा हुआ, वो कहेंगे irrespective सुबह थी या शाम थी मुआहदा हुआ, आगे चलें. So that's not a material illegality. That may be an irregularity of noting of a particular fact, but that's not a material illegality. जुरिडिक्शन उसकी लीगल है ना, लॉ पॉइंट्स रेज कर सकते हैं. लॉ पॉइंट्स नहीं अपील में अभी भी कह सकते हैं कि जज साहब ने एक्चुअली जो चीज़ लिखी है वो मैंने शहादत पे दी नहीं थी, ठीक है, वैक्यूम से उठा ली गई है. डिफरेंट करेगा फैक्ट्स के पे, बट एक लीगल आर्ग्यूमेंट ऐसी या लीगल ग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड है विच इफ यू हैव नॉट इवन रेज्ड इट एट द लोअर फोरम यू विल एट ऑल पॉसिबल टाइम्स अलाउड टू प्लीड इट एट द हाईएस्ट फोरम. अगर आपसे लिमिटेशन का पॉइंट मिस हो गया ये, बिकॉज रिमेंबर एक बात हम अक्सर कहते हैं, शायद आप लोगों ने मिस नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्टडीज के द जज शुड बेयर द लॉ ऑन देयर स्लीव्स. आपको कानून आता है या नहीं आता, दैट डज नॉट मैटर, जज साहब को कानून जरूर आना चाहिए. सर एविडेंस में मार्क और एग्जिबिट में क्या फ़र्क है? बेसिकली एग्जिबिट और मार्क में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है, वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्होंने बताता, बट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेसिक जजमेंट है जिसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने ये रखा है कि आज के बाद कोई डॉक्यूमेंट मार्क नहीं होगा, और वो हुसैन साहब की जजमेंट है, और उन्होंने कहा कि बेसिकली मार्क का कोई कॉन्सेप्ट कानून में एग्जिस्ट ही नहीं करता. मार्क इज समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट. आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यू विल प्रेजेंट इट टू द कोर्ट ऑफ लॉ और वो एग्जिबिट हो जाएगा. अगर आपके पास फोटो कॉपी है तो वो मार्क करने की कोई तो नहीं बनती, बिकॉज मार्क्स कैन नॉट बी रेड इनटू एविडेंस. तो उन्होंने हिदायत दी हुई है कि आप मार्क ना करें. मास्टर एक बड़ी अच्छे इंडियन ऑथर है, उनकी बड़ी अच्छी एविडेंस के ऊपर लॉ है, और उसमें उन्होंने डिस्टिंक्शन ड्रॉ की बिटवीन मार्क्स एंड एक्सिबिट्स, और उन्होंने कहा ये इतना एक इनहिबिशन क्रिएट किया हुआ है हमने, मिसकंसेप्शन अपने दिमागों के अंदर. फ्रैंकली मार्क्स और एक्सिबिट्स कुछ भी नहीं है सर, उसकी लीगल बैकअप भी नहीं, एडमिसिबल कुछ है ही नहीं. आप छोड़ो, लेट्स अज्यूम यू हैव 5 डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपके पास 5 डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं इनको ना मार्क करता हूँ ना एग्जिबिट करता हूँ, मैं इनको कर देता हूँ आई ब्रिंग अप अ न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट. उससे उस डॉक्यूमेंट की एडमिसिबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? एग्जिबिट और मार्क करना सिर्फ आइडेंटिफाई करना है डॉक्यूमेंट को, बिकॉज अपेरेंट स्टेज के ऊपर जब आप केस लेके जाएंगे और जब जैसा आपके पास आर्ग्यू करेंगे तो आप उन्हें कहेंगे जी काइंडली रेफर टू एग्जिबिट P15. It will be easy for him to look at the document and say अच्छा ये P15 है, हाँ जी बताएं क्या कह रहे हैं इसमें. So that's an identification number which is given to a document. आपका CNIC number है, that's your identification in terms of database in आपका, but that does not define who whether you have an existence or not. You do exist. तो इसलिए डॉक्यूमेंट की जो एडमिसिबिलिटी है वो अपने कानून शहादत के प्रिंसिपल से उठा के देखनी है. सिर्फ ये कि उस पर मार्क लगा है या एग्जिबिट लगा है मेक्स नो डिफरेंस. सिर्फ कानून शहादत में डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये कहा गया है कि डॉक्यूमेंट जो कि ओरिजिनल नहीं है वो शहादत में पेश नहीं किया जाता. ये किसी ने नहीं कहा कि एग्जिबिट नहीं किया जाता. इट कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इनटू एविडेंस, व्हिच मींस इट कैन नॉट बी रेड इनटू एविडेंस. वेदर यू देन पुट अ मार्क, मुझे प्रेस करेंगे डॉक्यूमेंट है जो ओरिजिनल नहीं है और गलती से मैं उस पर एग्जिबिट लिख देता हूँ. अब क्योंकि मैंने एग्जिबिट लिख दिया इसका मतलब है वो एडमिसिबल हो गया. डॉक्यूमेंट्स को एविडेंस में पेश करना और उनको साबित करना दो आसमान जमीन की चीज़ है. जस्ट बिकॉज यू प्रेजेंटेड अ डॉक्यूमेंट डज नॉट मीन दैट यू हैव प्रूवन द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज वेल और वेदर द डॉक्यूमेंट देन बिकम्स एडमिसिबल और नॉट. आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट दे दिया, उस डॉक्यूमेंट को जज ने अपनी आसानी के लिए एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लगा दिया ताकि कहीं फाइल में से गुम ना हो जाए. आप ये नहीं कह सकते कि मैंने एग्जिबिट करा दिया बस मैं सोने लगा हूँ फिर जाके, मेरा काम तो खत्म.
उसकी एडमिसिबिलिटी लास्ट स्टेज तक आपने साबित करनी है. यू हैव टू प्रूव दैट डॉक्यूमेंट. तो ये जो आइडेंटिफिकेशन एग्जिबिट्स और मार्क्स हैं, ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं. इससे जो डॉक्यूमेंट है उसकी एडमिसिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी एडमिसिबिलिटी उसके अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर ही होनी है. तो चाहे एक डॉक्यूमेंट अगर कानून में लिखे कि ओरिजिनल नहीं है और नहीं आ सकता, तो मैं इसको 10 एग्जिबिट्स लगा दूँ, वो नहीं आ सकता कानून में. जब आप खड़े होंगे मेरे मुखालिफ पकड़ेंगे कि कानूनी शर्त का ये आर्टिकल है जो कहते हैं ये नहीं पढ़ा सकता एविडेंस के अंदर, तो अगर उन्होंने एग्जिबिट लगा दिया या न लगाया, फर्क क्या पड़ता है उस चीज़ से. तो इसलिए दिस डिबेट ऑफ मार्क्स एंड एग्जिबिट्स ऑनेस्टली मेक्स नो सेंस टू मी, बिकॉज एक चीज़ की मटीरियल मेरे लिए बेसिस ही नहीं है. एक मार्क और एग्जिबिट सिर्फ वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है. जैसे आप अक्सर अपनी फाइल्स बनाते हैं तो उसमें येलो फ्लैग्स लगा देते हैं, आप नोट शीट लगा देते हैं, दैट्स फॉर योर ओन बेनिफिट. उसका मकसद ये थोड़ी है कि आप इस डॉक्यूमेंट को बस कानून समझ लेना. तो इसलिए बट फॉर यू इन सो फार एज द हाई कोर्ट्स डायरेक्शन इज कंसर्न, वो यही है कि कोई डॉक्यूमेंट मार्क नहीं होगा. अगर आपके पास है डॉक्यूमेंट ओरिजिनल या सेकेंडरी एविडेंस आप रीड कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल पेश करेंगे और उसी को एग्जिबिट लगेगा. मार्क किसी डॉक्यूमेंट पर नहीं लगेगा. So it's regarding the first part of your lecture, the difference between the lower courts and the high court. So at this stage of your career, do you go to the lower courts? हाँ हाँ Like regularly आप जा रहे होते हैं? बिल्कुल. आई एम गोइंग टू द लोअर कोर्ट्स अभी इसके बाद. बिकॉज देखो ना श्री, ऑनेस्टली इफ यू डोंट गो टू द लोअर कोर्ट्स, हाउ आर यू गोइंग टू फॉर्मुलेट द वेरी बेसिस ऑफ योर करियर? Because why I ask this question is I do not see many well-spoken barristers like yourself in the lower courts. वो एक अजीब सा कल्चर होता है जिसकी वजह से आप उसका पार्ट आपको बनना पड़ रहा होता है. तो वो असल में यार मैं बताऊँ आपको ऑनेस्टली, हमने वैसे ही ना, आपको पता है, मतलब टेक इट फ्रॉम मी, द बेस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस इन दिस कंट्री आर द सिविल कोर्ट्स. जाएं और जाके जो दिल करता है करें, खुल के बहस करें. हाई कोर्ट्स में जैसे आपको हिलने नहीं देते, तो कहेंगे आओ ना डॉक्यूमेंट खोलेंगे, इस डॉक्यूमेंट पे आए, वो जजमेंट देखिए, ये जजमेंट पढ़िए, चलिए डिसमिस फॉर ऑफिस, यू डन इन 2 minutes. In a civil court you have the luxury of time with you and you have the luxury of brilliant judges जो इतने पेशेंट होते हैं आपके साथ कि वो आपको ये बताएं जी, बहस करें, and then you can plead out your cases. देखो, you will only learn from experience. ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई कहे कि मैं आज बाहर निकलूंगा and I'll become the best lawyer that there is in the country. It takes you 60 years to get to that position. See, if I walk out of this room and I try to compete with the likes of Makhdoom Ali Khan Sahab, is it a fair competition? Makhdoom Sahab has 40 years of his practice. He has 40 years of excellence and hard work backing his practice. मेरे पास कुछ भी नहीं है उसमें से. तो मैं कौन नहीं, मखदूम साहब को गाड़ी चलाते तो मैंने भी चलानी है, तो फिर मुझे 60 साल की प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना उसी लेवल की. तो हाउ विल यू गेट दैट एक्सपीरियंस? बाय प्रैक्टिसिंग. एंड द सिविल कोर्ट्स आर द बेस्ट प्लेसेस टू प्रैक्टिस. आप बिलीव करें, आप जब जाएंगे, आप जजेस को देखेंगे और आप आर्ग्यू करेंगे, तो दे आर सो अकोमोडेटिंग टुवर्ड्स लॉयर्स, स्पेशली यंग लॉयर्स, हमारे सिविल जजेस सारे, कि वो आपको हेल्प भी करते हैं, असिस्ट भी करते हैं. दे लर्न फ्रॉम यू एंड दे ऑल्सो टीच यू. एंड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट में तो गलती की गुंजाइश नहीं है ना. इसलिए पर्सन इज ऑलरेडी इन सर्जरी. इन डायग्नोजिंग द डिजीज, a doctor can do 100 things and get away with it. But when he's actually conducting a surgery, he cuts one wrong artery and you're dead. So high court में तो गुंजाइश खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गुंजाइश खत्म है. सिविल कोर्ट में you can always amend your mistake. And that is the best part about a civil practice. कि civil practice आपको इतना scope दे देगी to do whatever you want to do and as and when you want to do. And especially मुझे बात बताएं, ये जो concept है कि civil court में नहीं जाते, अगर एक बहुत बड़ा केस आ जाए, हाई कोर्ट की तो जुरिसडिक्शन ही नहीं है ओरिजिनल केस सुनने की, तो वो जाएगा कहाँ? यूजुअली ये होता है कि जो सीनियर लॉयर्स हैं वो अपने एसोसिएट्स को भेज रहे होते हैं कि आप देयर इज अ डिस्टिंक्शन फॉर दैट. वो इसलिए होता है कि आप लोग को वो ट्रेन कर रहे होते हैं, ठीक है, बिकॉज समबडी हैज टू गेट, दे आल्सो गेन एक्सपीरियंस इन द सेम वे. अगर वो खुद ही जाके सिविल कोर्ट्स में बहस करना शुरू कर देंगे, तो व्हेन विल यू गेट अ चांस टू आर्ग्यू योर केसेस एंड लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस? यू विल एंटर द मार्केट, you will make mistakes, you will learn from those mistakes and you will not repeat those mistakes. But if I tell you कि नहीं, बाहर निकलना ही नहीं है, तो ठीक है, बाहर नहीं निकलेंगे, गलती नहीं करेंगे, तो फिर सीखेंगे भी कुछ नहीं. But once you step out, you will make a mistake. मुझे याद है मैंने अपनी पहली जरा में मैं इमोशनल हो गया बहुत बार, तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते करते मैंने कहा कैन यू टेक दिस ऑन ओथ? उसने कहा जी. तो जज साहब ने फाइल बंद कर दी और मैंने कहा आयुष, मैं सोच रही हूँ कि आप बोल रहे हो. If I get this written down, your client is dead because you just confronted a witness and he has called out your bluff. मुझे था वो कहेगा नहीं,
उसने कहा हाँ, मैंने कहा शिट। तो आई वाज डन ना, फंस गया मैं कि क्या करूँ अब, यहाँ से आगे कहाँ जाऊँ, मारा गया। अब वो शुक्र है अगेन बिकॉज आई वाज अ यंग लॉयर एंड दिस जज वाज ब्रिलियंट, तो उन्होंने कहा आई लेट दिस वन गो बट बी वेरी केयरफुल। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में जो हमारे बुजुर्ग मलिक रफीक साहब थे, आप लोगों ने उनको देखा शायद नहीं जरा करते हुए, बट ही वाज अ मैजिशियन विद क्रॉस एग्जामिनेशन। और जब मैंने उनसे पूछा ना, मैं बड़ा अपनी तरफ से हीरो बन के क्या कि जी मैं आज सब कुछ सिखाऊंगा, तो मैंने कहा सर ये बताएं सर क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा वो चाय का एक प्याला सा था उनके हाथ में, उन्होंने उन्होंने कहा बेटा बस सिर्फ ये सोच लो कि क्या सवाल नहीं पूछना। द मिनट यू लर्न द आर्ट ऑफ व्हाट नॉट टू आस्क, यू विल हैव ईस्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। और सबसे मुश्किल काम ये होता है कि क्या चीज़ नहीं पूछनी जरा, बिकॉज इफ आई आस्क यू कि तुम तो बाहर नहीं थे ना, अगर मैं था तुम्हारे सामने तो ये नहीं हुआ ना जी, बिल्कुल हुआ, ये तो नहीं था ना जी, यही था, बस खत्म। फिर आपने डिफेंस की कोई जरूरत नहीं देखी, फिर आपने अपना काम कर दिया बच्चा। ये फिर बस I have two questions. First, about the initial part of your lecture. What is the fee structure? How a lawyer can ethically ask for a particular fee of a particular case? Like, do you take it in like completely सारे case का एक साथ या on hearing basis? What is the ethical way to do? And secondly, this isn't something which is talked about a lot or very minimal. In this profession now, I see that a lot of women are entering. In the past, there were very few. So don't you think that this is the time that in the class of legal ethics हम अपने वकील साहिबान को सिखाएं कि ये जो खवातीन हमारी अदालतों में आती हैं, ये भी वकील होती हैं, इनको फीमेल लॉयर्स नहीं कहते, इनको लॉयर्स कहते हैं, जैसे हम इनको मेल लॉयर्स नहीं कहते, हम लॉयर्स कहते हैं। तो डोंट यू थिंक कि एक होना चाहिए कोर्स कि वकील साहिबान को ये सिखाया जाए कि ये भी इनके लिए भी आपने वो रूम छोड़ना है जो आपका है? So the first question first, and I'll tell you why I was smiling because of the second question. But the first question completely depends on you. Completely depends on the potential of your client. Because you may be dealing with a company which can pay you on an hourly basis, and you can then charge your rate as per that. You may be dealing with a client who is a laborer बेचारा, तो वो बोलेगा बेटा मैम मेरे पास है नहीं इतने, ये 5,000 का है, तो you will take it in lump sum fee. So it completely depends on how you structure your client's relationship. कोई ethical problem नहीं है, हाँ एक चीज़ सिर्फ नहीं करनी, रिजल्ट बेस्ड फी नहीं देनी, कि कल मैं आपके अगर हक में फैसला करवा दूँ तो 10% दे दीजिएगा। यू नॉट अ कमीशन एजेंट, यू नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर, यू अ लॉयर, तो कभी भी अपनी फी को रिजल्ट पे कंडीशनल मत कीजिएगा। एक बला के वकील थे हमारे, वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए, ही हैड सर्व्ड एज अ लॉ मिनिस्टर एंड फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपको पता है जब बहुत बड़े वकील किसी स्टेशन पे जाते हैं तो मोस्टली लॉयर्स गैदर अराउंड टू सी हाउ ही आर्ग्यूज द मैटर, राइट। तो पूरी कोयटा की बारह इकट्ठी हो गई, वो सुनने चले गए केस, और वो आर्ग्यू उन्होंने किया, बल्ला का कमाल आर्ग्यू किया, ब्रिलियंट, ही वाज अ मैजिशियन विद वर्ड्स। और जब वो खत्म हुआ जजेस ने कहा थैंक यू वेरी मच डैश एंड बट अनफॉर्चुनेटली टुडे इज नॉट द डे, सॉरी डिसमिस्ड। तो मेरी तरह का कोई बेवकूफ़ सा आदमी था, वो खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है बदतमीजी, आपको पता है इतने बड़े वकील साहब आए हैं, ये क्या इसलिए तरीका हो। तो खैर जब वो निकले कोर्ट से तो पूरी पीछे बारात निकल पड़ी उनकी, और उन्होंने कहा जी आप बाहर में आए, आपको चाय पिलाएंगे ये वो, एंड वो बैठे तो उसमें अगेन समबडी लाइक मी स्टूड अप एंड सेड ये तो बड़ी अजीब बात नहीं, आप स्पेशली लाहौर से आए कोयटा और इतना अच्छा आपने आर्ग्यू किया, इन बेअक्लों को समझ ही नहीं आती, एंड दिस इज द वर्ड्स ही यूज्ड। वो इतने बड़े आदमी थे, उन्होंने कहा बिल्कुल बेटे वो बेअक्ल नहीं है, वो अल्लाह को जवाब देंगे, मैं अपने क्लाइंट को जवाब दूँ। मैंने अपने क्लाइंट के साथ अपना फ़र्ज़ निभा दिया जब मैंने उन्हें कहा थैंक यू योर लॉर्डशिप्स, नाउ द पेन इज इन देयर हैंड्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे डू, आई एम नॉट नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल, आई हैव परफॉर्म माई ड्यूटी व्हाटएवर इट वाज, आई हैड नेवर guaranteed him a result and do not expect results. Maybe you are looking at things from a very different angle. आपके पास एक साइड ऑफ स्टोरी आती है, a judge is listening to two sides of stories and maybe hearing 100 things. तो हो सकता है कि आपको लगे कि गलत फैसला है, बट उनको शायद लगेगा कि शायद उनको किसी को ऐसी इन्फॉर्मेशन कन्वे हुई होगी जो आपके वहमो गमान में भी नहीं है। एंड देखिए व्हेनेवर यू जज का फायदा क्या होता है कि ही इज अ न्यूट्रल बायपार्टिसन इंडिविजुअल, तो सबसे बड़ा बेनिफिट उनका ये कि ही इज लिसनिंग टू केस फ्रॉम बोथ साइड्स विदाउट बीइंग पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड विद वन पर्टिकुलर एरिया, राइट। तो उसको नहीं फर्क पड़ता कि आपने कितनी फी ली है, बट आपको पड़ेगा कि आपने ली है। तो व्हेनेवर यू लुक एट अ लॉ इवन, इसीलिए कहते हैं कि जब भी कानून पढ़े तो किसी क्लाइंट की नज़र से ना पढ़े, बिकॉज देन यू विल ट्राई टू इंटरप्रेट द लॉ एज इट सूट्स योर क्लाइंट्स नीड्स। फिर आप जहाँ और है वहाँ एंड पढ़ेंगे, जहाँ शैल है वहाँ में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका
इंटरेस्ट वहाँ रिप्रेजेंट करेगा एंड वाइस वर्सा. So completely depends on you. However you want to structure it, whatever you want to charge, just do not make it conditional upon results. That's how I take it. Now coming to the second point, the reason I was asking was because I was just with a colleague of mine, and she's a really good barrister, very, very, very thorough professional and brilliant, and she shreds us to pieces when she's in the court. So she was exactly telling me that I told her that I'm You're going. talking about Barrister Zainab Jimjibal. She's brilliant, माशाल्लाह. तो आई वाज टॉकिंग टू वो उन्होंने मुझे यही कहा, मेरे कॉलीग खड़ी थी तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहा था, टोल्ड यू कि मेरे को बुला रही है, मेरे बच्चों की सख्ती है तो उनको कुछ उल्टा सीधा सिखाऊंगा. तो उन्होंने मुझे कहा कि इफ यू गोइंग टू डू टॉक ऑन दिस टॉपिक एग्जैक्टली व्हाट यू रेज. तो मैंने कहा मैं क्या बताऊंगा उनको, इफ एवरीवन नोज दिस. तो मैंने कहा नो बट डू प्लीज मेंशन इट, इट्स रियली इम्पोर्टेंट. तो थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट. असल में हम लोग इंक्लूडिंग मी, दिस इज इंक्लूडिंग मी, normally what happens is that we are so comfortable in our own environments and from the backgrounds that we step into this profession कि हमें realize नहीं होता कि हम बहुत सी बातें ऐसी कर जाते हैं जो शायद बातें नज़र में नहीं करने वाली होती. बिलफर्ज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे अपने साथ ही हुआ. एक बहुत अच्छी कॉलीग है मेरी, शी इज़ नाउ इन कराची, शी इज प्रैक्टिसिंग और बहुत कमाल वकील है, ब्रिलियंट लॉयर. और मैं उनके साथ अपोजिट केस आगे कर रहा था एक हाई कोर्ट में. मैं आपको सिर्फ मेंटालिटी बता रहा हूँ और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे इतने माशाल्लाह काबिल लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, एंटरिंग द फील्ड, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, हम बहुत आगे चलेंगे. ये मेंटालिटी मत पालिएगा, ये वही तकिया नहीं, दूसरी खटिया किस्म की मेंटालिटी है. प्लीज़ इसको रद्द करें. सपोर्ट योर कॉलीग्स. तो मुझे एक क्लाइंट थे मेरे, सिविल मैटर हम आगे कर रहे थे. तो जब मैं आगे वो सर्विस मैटर आगे करी थी बैरिस्टर, और उसने मुझे हिलने नहीं दिया. मतलब आई वुड रेज अ पॉइंट, शी वुड गिव अ काउंटर, और जैसा मुझे बिल्कुल उन्होंने कहा तो बड़ी मुश्किल से मैंने जान बचा कि आई नीड सम फ्रेश टाइम टू सीक इंस्ट्रक्शंस, आई विल एक्सप्लोर इनटू दिस लॉ पॉइंट, ब्ला ब्ला. बाहर निकला एंड आई सेड गो इजी ऑन मी. तो उसने कहा बताती मैं तुम्हें. बट आप बिलीव करें कि जब मैं अपने क्लाइंट के पास गया ना हियरिंग के बाद, तो यू नो व्हाट ही सेड टू मी, और मैं उसकी शक्ल देखता रहा 2 मिनट. उसकी गलती नहीं है, वो उसका बैकग्राउंड है, उसके जहन में कुछ चीज़ें इंस्टिल्ड हैं. ही सेड टू मी, सिर्फ कोई बात नहीं, केस हार जाए फर्क नहीं पड़ता, औरत से नहीं हारना. टू बी फेयर विद हिम, दैट इज व्हाट ही बिलीव्ड वाज द बिगेस्ट थिंग टू हिम. तो मैं उसकी शक्ल देखी, मैं कहा तुम होश में तो हो, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ होने क्या वाला है अभी, केस तो बेटा भूल जाओ हार गए, हमें कॉस्ट पड़ने वाली है, और तुम्हें पता है उसी औरत की वजह से पड़ने वाली है, तो तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है. उसने कैसे बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. वी एज लॉयर्स डू नॉट फील, हम 4 मर्द खड़े होंगे ना तो हम बात करके बैठेंगे बगैर सोचे समझे कि देयर इज अनदर जेंडर इन द रूम. Unfortunately, perhaps because of our movements, because of the friendships that we have, because of, and this is most important for all the male lawyers who are sitting over here. देखिए, unless and until you make yourselves comfortable and your colleagues comfortable, आप कहीं ना ये प्लीज वर्ड्स ना यूज करिएगा ज़्यादा कि बीबी मोहतरमा, वो नहीं है बीबी मोहतरमा. कोई आपको आके तो नहीं कहता ना मोहतरम, वकील साहब कहते हैं, वकील साहबा कहते हैं, वो कॉलीग कहते हैं, आप भी कॉलीग के हैं, वो काउंसिल कहते हैं, आप भी काउंसिल के हैं. ये एक बड़ी डिमीनिंग किस्म के रिमार्क्स हम लोग जानबूझ के देते हैं जस्ट टू बेलिटल द अदर पर्सन, और हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं, और मकसद भी यही होता है कि हम अगले को बता सकें कि तुम अभी इतने काबिल नहीं हो, हम बहुत काबिल हैं. तो प्लीज़ एक ऐसी सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करें आप लोग खुद भी, अपनी बी वेरी अवेयर ऑफ वेयर देयर लाइन इज ड्रॉन. हरासमेंट के लॉज बड़े सख्त हैं, होने भी चाहिए. प्लीज़ जब भी आप लोग अपनी एटमॉस्फेयर में हों, प्लीज़ मेक अदर पार्टीज कंफर्टेबल, अदर लॉयर्स कंफर्टेबल, और उनको एज अ लॉयर ही देखें, नथिंग मोर नथिंग लेस. जब आप बात कर रहे हो तो एक इक्वल स्टैंडिंग और फुटिंग पे करें. प्लीज़ अपने अंदर से ये चीज़ें निकालें, यूर लॉयर्स फॉर गॉड सेक्स, अपने अंदर से ये बातें निकालें. देयर आर सच ब्रिलियंट लॉयर्स, बट क्या मसला है हमारे जहनों में ये चीज़ बस गई. आपको बिलीव करें कितने लॉयर्स मैं जानता हूँ बताते खुद, जिनको सिर्फ इस चीज़ से इख्तलाफ है कि उन्हें एक फीमेल जज के पास पेश होना पड़ता है, और मेरी ज़िंदगी की ख्वाहिश ही करना करे कि उसमें सारे कैसे फीमेल जज के पास, बिकॉज वंस यू गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम देम ना, आपकी इज्जत अफजाई बिल्कुल ठीक हो जाती है. एंड देन ये जो आपके दिमाग के फजूल ख्यालात पैदा हुए होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ये जो आपकी आकड़ खानी है, घटियापन हमारे अंदर, ये ख़त्म हो जाता है. तो प्लीज़ आप लोग सारे माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इस प्रोफेशन के अंदर एंटर होने जा रहे हैं. यू आर अ न्यू जनरेशन ऑफ लॉयर्स हु आर एंटरिंग इनटू दिस प्रोफेशन. द मिस्टेक्स ऑफ योर एल्डर्स आर नॉट टू बी रिपीटेड. ज़रूरी नहीं है कि उनकी चीज़ें पकड़ के बैठ जाए और हम फजूल घटिया रिमार्क्स पास करें, हम ऐसी बातें करें जिनसे हमें पता चले कि अगला बंदा अनकम्फर्टेबल होगा
और हम जानबूझ के करें वो चीज़ें, तो प्लीज़ क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट नॉट ओनली फॉर योरसेल्व्स but for all your colleagues who are also practicing in the same profession, because they have the exact same rights as you do. तो मेहरबानी करके उसी इक्वालिटी की नज़र से देखें सबको, सिर्फ ये मत कहेंगे कि क्योंकि मैंने काला कोट पहन लिया तो मेरे बाद अब दुनिया में कोई और नहीं पहन सकता। सब पहन सकते हैं, सब उतने ही काबिल हैं, सब ने अपना ही कानून पढ़ा है, सब ने अपनी जजमेंट्स पढ़ी हैं। तो प्लीज़ बी वेरी वेरी वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। आप कहीं भी बैठे हैं, बार हाउस में बैठे हैं, अदालतों के अंदर बैठे हैं, अपने क्लाइंट्स के सामने खड़े हैं, तो प्लीज़ अपनी शय दिखाने के लिए do not belittle the other person. And I'll say the same to all of you, कि if they do, give them a slap on their faces by your words. वहीं बेइज्जत करके सब चुप कराएंगे, कोई नहीं करेगा। Trust me on this. तो बिल्कुल do not take it. कोई ऐसी बदतमीजी करता है, कोई ऐसी बात करता है, कोई belittle करने की कोशिश करता है, कोई ऐसा रिमार्क पास करता है इंसिनुएटिंग किस्म का, give them a shut up call then and there. बड़ी inflated egos होती हैं, 1 मिनट में बबल burst हो जाता है। तो डू नॉट टेक इट, बट आई वुड सर्टेनली रिक्वेस्ट एंड आई होप कि आप सारे अपने कॉलीग्स, अपने दोस्तों, अपने भाइयों जिनमें भी बैठेंगे, उनको बताएं कि हम इस प्रोफेशन के अंदर आ गए हैं, इसमें देयर इज़ नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, देयर इज़ नो जेंडर। सिर्फ ये समझ लें कि कोई जेंडर नहीं है इस प्रोफेशन में, यू आर सिंपली अ लॉयर एंड द ओनली डिस्टिंक्शन बिटवीन यू इज whether you are a good lawyer or you are a bad lawyer, whether you are an ethical lawyer or an unethical lawyer. इसमें मर्द और खातून का कोई ताल्लुक नहीं है। मेहरबानी करके उसको ना डालें, वो सिर्फ नादरा के तरह नहीं। Sir, I would like to share my experience with all of you. Please. Because as we are pointing all the negative side from our side, जी। but if we are looking at the positive side, I have never faced this kind of harassment in my life yet. जी। Because every of our colleagues, they are respecting. That's Just very because good. we are not giving the chance, they are never doing anything. So it's very hard that in this stage, or even we are sitting at this place and we are talking about But that's very good, और होना भी ऐसी चाहिए। It's not like that. हाँ, बहुत अच्छी Nobody बात। treats that. बहुत Nobody अच्छी does बात। that. And I hope you never have to face any either. But there are women who If you face don't those want things. yourself, That's an nobody opinion. will do that. That's an opinion. There are many women who face a lot of harassment in this profession, and they've had to leave that profession Yes, because of that. that's true. And That's there are extremely horrendous experiences which I would certainly not want to share at this particular point in time. But if you are all like that, do the better for it. And it is your obligation and duty to impart the same to your younger generations and to your elders as well. To behave yourselves. There is no gender when it comes to lawyers. They are just lawyers. They are just professionals. हमने तफरीक सिर्फ अच्छी और बुरे की होनी चाहिए, काबिल और नाकाबिल की होनी चाहिए। प्लीज़ ये मर्द और औरतों के खंडों से अपने आपको बंद अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ी देर सीट्स पर बैठे। मिस्टर मार्क विल डिलीवर यू द मटेरियल प्रोवाइडेड बाय जज